I am CA Rahul Somani. Okay, so I'll be teaching you paper 3 of intermediate, which will include income tax and GST. So मैं पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करता हूँ. आई एम फ्रॉम अकोला महाराष्ट्र. मैंने मेरा पूरा CA वहीं से किया है एंड आर्टिकलशिप मैंने फॉर पार्ट टाइम फॉर सम ऑफ द पार्ट ऑफ द आर्टिकलशिप आई हैव डन फ्रॉम बॉम्बे and then rest I have taken transferred and I have done my articleship from Akola. After that, after clearing CA, so I have been to Big Four and I have been to law firm and I've got a very good experience in taxation per se. So right now अभी मैं भी एक consultancy firm के साथ ही हूँ and I am mostly into taxation advisory and litigation. So before we start the lecture, first I would like to tell you कि intermediate का जो taxation subject है, this is one of the most interesting subject. And why I'm saying this most interesting subject, because of the reason I'll tell you my story कि why I get into the chartered accountant, and taxation was definitely one of the aspect कि जिसने मुझे chartered accountant में एक मोटिव दिया है कि yes I want to become a chartered accountant. I'll tell you my story why I came into a chartered accountant. Number one thing, when I cleared my 10th examination, board clear किया तब at that point of time my uncle was selling a flat, his flat, and फिर घर में वही बात चल रही थी कि what will the taxation, how you will have to plan the things and every other thing, कैसे हम टैक्स बचा सकते हैं. तो as a student or as a just a student who is just qualified 10, वो सारी बातें इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी बिलीव मी. जब आप कभी ये देखोगे ना कि प्रॉपर्टी बेचने के बाद क्या उसके इम्प्लीकेशंस होते हैं, या फिर अगर आप घर पे अगर आपका बिजनेस है तो वो जनरली बात ऐसे कहते हैं कि अब हमारा बिजनेस में अभी हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, अब इतना टैक्स भरना पड़ेगा, ये GST अमाउंट है, ऐसा है वैसा है. लाइक इफ़ यू विल सी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर मोस्टली आर as per taxations. So the point is, you cannot, taxation is one subject which is one of the most interesting subject in total CA career, because it has a very practical approach in a daily life. अगर आप CA बोलने के बाद सबसे पहला अगर आपको किसी भी व्यक्ति से आप बात करते हो, सबसे पहला ख्याल सिर्फ एक ही आता है कि भैया टैक्स बचा ले मेरा, और कुछ नहीं, मेरा टैक्स बचा ले. सो इसीलिए जब आप टैक्सेशन पर से पढ़ते हो तो बिलीव में सब लोग आपको एक नज़र से जरूर देखेंगे कि भैया ये मेरा टैक्स बचा लेंगे. ऑल्दो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम काफ़ी ज़्यादा उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट फिर भी एक कॉमन पब्लिक का एक लॉजिक है या फिर एक परसेप्शन बन चुका है कि CA इज़ नोन फॉर द टैक्सेशन सब्जेक्ट. सो दैट्स वाई लर्निंग टैक्सेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अंडरस्टैंडिंग द टैक्सेशन, अ CA विदाउट अ टैक्स नॉलेज इज completely, like it's not complete, it's incomplete you can say. Audit, tax and accounts are 3 core subjects of CA career. So that's why with this note we will start with the chapter. Firstly, I'll like to give you a brief introduction of how the ICAI going to ask a paper. Basically taxation is paper 3, which is going to be 100 marks paper. Out of that 100 marks, 70 marks will be descriptive and 30 marks will be MCQ. और आपका 100 मार्क्स का पेपर भी दो तरीके से बाइफर्केटेड हुआ है, 50 मार्क्स इन GST एंड 50 मार्क्स इन डायरेक्ट टैक्स विच इज इनकम टैक्स. सो व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिक, व्हेन इट कम्स टू टैक्सेशन और स्पेसिफिकली इनकम टैक्स, तो आप देखोगे तो 50 मार्क्स का जो इनकम टैक्स है या 50 मार्क्स का GST, उसमें 15 मार्क्स 15 मार्क के MCQ आने वाले हैं एंड बाकी का 35 मार्क्स विल बी अ डिस्क्रिप्टिव पार्ट. और वो 15 मार्क्स के MCQ भी उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सो if you study really well, which I believe you will do, and the way we will cover the topics, I believe that हमारा एक मोमेंटम क्लास में इस तरीके से बन जाए कि ताकि आपको सारी चीज़ें क्लास में याद हो जाए. सो स्पेसिफिकली एक ये ही मेरा बोलना था कि 35 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा, और उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना पड़ेगा, 5 हेड्स ऑफ, और सिलेबस क्या है इनकम टैक्स का.
तो सिलेबस है इनकम टैक्स का 5 हेड्स ऑफ इनकम और डिडक्शंस, टीडीएस एंड सीसीएस बस. सो इमेजिन इतना 5 हेड्स ऑफ इनकम विच आर वेरी बेसिक ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, एंड उसके बाद में फिर सारे डिडक्शंस एंड ऑल. सो it will be a very interesting journey for to learn income tax. And same in case of GST में what is supply, फिर उसके बाद में what is time of supply, value of supply, place of supply, फिर exemptions. So इसमें आपको एक बार सब्जेक्ट का एक बार आपको पता चल गया, a brief overview of the subject, then you will get to know कि how एक सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करा जाता है, सब्जेक्ट में फिर कैसे मार्क्स स्कोर कर जाते हैं. एंड विद एवरी आफ्टर एवरी चैप्टर वी विल हैव क्लास टेस्ट. सो एनीवे यू विल लर्न इन द क्लास एंड यू विल प्रिपेयर इन द क्लास. सो दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड फर्दर. नंबर 2, when after the class, so in class also अभी मैंने ये notes मेरे हाथ से prepare करे हैं. We will also give you printed hard copy notes and all the sums, question bank and everything. So we will have everything in class, don't worry. बस आप अभी आज फर्स्ट डे ऑफ द लेक्चर है, और फर्स्ट डे ऑफ लेक्चर से आज सिर्फ आप एक खुद से प्लेज ले ले कि वी विल अटेंड क्लास एवरी डे ऑन द गिवन टाइम. The moment you take this pledge, the moment you remind yourself कि no, I am sitting here for a purpose, and the purpose is to become a chartered accountant, and this every step will be counted for its purpose. जब आप किसी भी एक माउंटेनियर को पूछते हैं कि स्पेसिफिकली, आई रिमेंबर द इंटरव्यू ऑफ मेनी पीपल हु हैव जस्ट क्लाइम्ड और अचीव द माउंट एवरेस्ट समिट. सो उनका सिर्फ एक ही बात बोलना होता है कि we never think that we will be able to achieve the Mount Everest. We always think that what is the next step you have to take. So don't focus right now on just clearing a chartered accountant. वो तो अभी बहुत दूर है. अभी हमें सबसे पहला स्टेप, अभी हमें आज क्या करना है, आज की हमें क्लास अटेंड करना है. आज जो सर ने सिखाया या मैम ने सिखाया, आज किसी ने भी जो फैकल्टी ने जो सिखाया वो हमें समझना है, उससे प्रैक्टिस करना है, और फिर नेक्स्ट डे हमें नेक्स्ट लेक्चर करना. धीरे धीरे करके नाउ यू विल गेट प्रोसीड, एंड एट आफ्टर द एंड ऑफ द क्लास यू विल रियलाइज कि यस, इतना बड़ा जो हमें सब्जेक्ट लगता था, बिल्कुल उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है. इतना बड़ा सब्जेक्ट है ही नहीं. पहली बात तो इट इज़ वेरी इजी, और अगर कोई चीज़ डिफ़िकल्ट भी होगी तो माई एंड एवरी फैकल्टी मेम्बर उनका यही एक वर्क रहेगा कि देन टू हाउ टू मेक द थिंग्स ईजियर फॉर यू गाइस. सो विद दिस नोट्स लेट्स स्टार्ट विथ इट. एंड आज जैसे कि मैंने आपको बोला, आपने प्लेज लिया है. प्लीज अटेंड द क्लास एवरी डे ऑन द सेम टाइमिंग. डोंट, अगर आपको लाइव स्ट्रीम या फेस टू फेस आने का मौका मिल रहा है तो बहुत ही बढ़िया, वो उसी तरीके से. अदरवाइज इफ बाय एनी रीज़न कुछ नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीज़न, तो रिकॉर्डिंग उसी दिन देख लीजिए. डोंट पोस्टपोन द थिंग्स. ओके, आर यू विथ मी गाइस? हाँ या ना बोलिए, चैट पे बोलिए प्लीज. आर यू विथ मी? yes, okay. So now Gajanan and Shantala. So yes, everyone has said this thing that they are with me. Great. Chalo. So today we will be starting with Income Tax Act. Okay. So before I start Income Tax Act, I would like to ask you why there is a need of Income Tax Act. Like, why can't be a self-sufficient country? Why there is no income tax in Dubai but we need income tax in India? Please मुझे आप शॉर्ट में चैट में बताइए कि why do we need income tax, specifically a act which will levy a tax on income. Why can't we say that कि okay, that I have earned a money and I will completely enjoy that money? Why I require, why the government requires specifically to tax people? प्लीज मुझे चैट में बताइए कि why, what do you think, what is your logic behind it? come on Shantala, come on Gajanan, प्लीज बताइए.
Okay, for infrastructure and development. Okay, great. Yes, definitely. Or why do we need income tax? सो अगर मैं आपको बताऊँ तो डेफिनेटली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट तो है ही है. सी द पॉइंट इज आई विल टेल यू द बेसिक पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट इज व्हाट, अ वेरी वेरी बेसिक पर्पस. मतलब मैं तो आज गवर्नमेंट छोड़ ही दीजिए, मतलब अगर पहले अगर राजा महाराजाओं के ज़माने में गए, what was one of the most basic thing which was expected from any king? The most basic thing which was expected from any king or anyone is protection of citizen. ओके अगर हम सेफ है तो बाकी हम कॉमर्स मतलब बिजनेस वगैरह सब कर लेंगे. कॉमर्स जो कॉमर्स ट्रेड एंड कॉमर्स होता है वो बाकी सारी चीज़ें कर लेंगे. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट the primary responsibility of a king or a government, whatever it may be, is to protect its citizen. Okay, number one thing, to maintain law and order. Number two, number three, to provide every kind of services which will facilitate for living of that person in that country or region. ओके इसमें सारी चीज़ें आ जाती है. इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, इसमें आपका बाकी बेसिक ह्यूमैनिटी सर्विसेज आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, फूड, शेल्टर एंड एवरी अदर काइंड ऑफ थिंग. देन मनी मैनेजमेंट, हाउ थिंग्स विल वर्क. सो बिलीव मी, इफ़ यू विल सी दिस सिस्टम एज अ होल, सो यहाँ पर क्या होता है कि इतने सारे एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के थ्रू आज हमें एक यहाँ पे इस मोमेंट में आज हम ये सीख पा रहे हैं. इफ सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ यू विल बी इन सच काइंड ऑफ कंट्री, इफ यू विल बी इन सच काइंड ऑफ कंट्री वेयर नंबर वन इज जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप है, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड एज पर द कंट्रोल ऑफ द डिक्टेटर. सो बिलीव मी, वी विल नॉट बी एबल टू सिट एंड वी विल नॉट बी एबल टू अटेंड दिस क्लासेस बिकॉज ऑफ द रीज़न आज हमें ये जो फ्रीडम मिली है, ये फ्रीडम स्पेसिफिकली वी आर एज वॉट एवर द टैक्स पेयर्स we are providing the government that okay sir, respected Modi ji and all, what you do, you just give us the basic facilities and every other thing and then we will carry it forward the way we want to live. Okay, so this is why when it comes to specifically the taxation per se, the taxation is the income of the government. Okay, and with that income the government do the expenditure to provide all this system which is required over here, right? So when specifically आप अगर ये बात बोलेंगे कि ये एक्सपेंडिचर भी करने की क्यों जरूरत है, why can't government earn money by themselves? So believe me, गवर्नमेंट क्यों नहीं अर्न कर सकती, उसका रीज़न ऐसा है कि गवर्नमेंट के पास एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन अगर गवर्नमेंट अर्न करने लगेंगी देन एवरी सिटीजन विल बी हरास्ड लाइक एनीथिंग. और द गवर्नमेंट कंपनीज आर नॉट, आपको पता है कि गवर्नमेंट कंपनी जिस तरीके से फंक्शन करती है और प्राइवेट कंपनी जिस तरीके से फंक्शन करती है, तो आप इस तरीका यही डिफरेंस देख सकते हैं कि वी नीड प्राइवेटाइजेशन, वी डोंट वांट गवर्नमेंट टू अर्न मनी. आप एयर इंडिया का ही हालत देख लीजिए, एयर इंडिया की हालत जब पहले थी और जब बाद में अभी टाटा ने एक्वायर किया, तो जस्ट सी द डिफरेंस. दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से कि गवर्नमेंट कैन नॉट रन द बिजनेस. Government is responsible for only to provide the facilities where people can run the business. Getting it? So मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि फिर कैसे दुबई और बाकी सारी जो टैक्स हेवन कंट्रीज है वो कैसे अपना एक पूरा कंट्री रन करते हैं. सो वहाँ पे क्या होता है बच्चों, देखो एक सिंपल सी बात है, वहाँ पे है ना, नंबर वन थिंग, द गवर्नमेंट ओन्स मोस्टली एवरीथिंग. ओके, नंबर टू, वहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिज्म से पैसा कमाया जाता है. द गवर्नमेंट इज ओनिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स. ओके, एंड देन द गवर्नमेंट अर्न्स मनी फ्रॉम दैट. जहाँ पे वो दुबई डोंट अर्न फ्रॉम ऑयल, many people or Saudi countries earn from oil. The government is so rich, they earn from oil, and then with that oil, whatever the amount they get, they spend their money. So that's why it is utmost important to understand कि कहीं ना कहीं से तो पैसा मिलेगा. आज हमारे पास नहीं है कोई तेल के कुएं, जिस दिन हमारे पास इंडिया में भी अगर तेल के कुएं होते तो बिलीव मी वी वुड हैव आल्सो जीरो इनकम टैक्स. सो इसीलिए यही बात समझने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए. अब मेरा एक और सवाल ये भी है कि वाई कांट वी जस्ट सेटिस्फाई द नीड विद जीएसटी.
why we need specifically income tax act. Income tax act is a very painful for any individual. Why it is painful for individual? Because income tax आपके ही जेब से आपको देना पड़ता है, राइट? जीएसटी में क्या होता है कि जीएसटी में यू कलेक्ट द टैक्सेस फ्रॉम द कंज्यूमर एंड देन यू पे द टैक्सेस सेम टू द गवर्नमेंट. It is a indirect based tax and this is a direct based tax. So here I was coming into the specific, if you can see my slide per se, basics, concepts and tax rate. So इसमें मैंने यही बोला कि indirect taxes, there are two kind of taxes. One is direct tax and one is this GST. So in this case, when you will see this, when the direct tax, and we are right now studying this direct tax and income tax act. So when you will see this per se, why do we need income tax act, when and what is the difference between the direct tax and indirect tax? अगर मैं ये quickly आपको ये बता दूँ, if you know the difference, or then you can write it on the chat box. Otherwise, I'll tell you the difference. Like anyone would like to attempt? Gajanan, Shantala, do you know the difference between direct tax and indirect tax? क्या होता है? I'm not asking about which type of taxes is there. I'm asking about specifically what is the major concept. अच्छा, you don't know. Okay, ठीक है, मैं बताता हूँ. So understand the meaning of direct and indirect tax. So basically direct tax is something, yes, whenever you study, whenever you understand the direct tax and what do you mean by direct tax, see, there is a person here, I am standing over here, okay, I am taking the classes, okay, here you are student, यहाँ पे एक 100 रुपीज़ का अमाउंट मुझे दिया, सर वी वांट टू लर्न इनकम टैक्स एक्ट, please tell me, please teach us income tax act. Okay, so I have knowledge of income tax act. Okay, I'll teach you the income tax act. So what I'll do, I'll collect 100 rupees per month as a fees. Just an imaginary scenario, ठीक है, 100 rupees per month per fees. यहाँ पे आपने मुझे 100 रुपीज़ इंटू 2, तो 200 रुपीज़ की मेरी इनकम हो गई. एंड जब when 200 रुपीज़ की मेरी इनकम हो गई है, तो हियर गवर्नमेंट विल से यू हैव अर्न 200 रुपीज़, वी वांट 30% ऑफ इट. सर मैंने बोला बहुत ज़्यादा है, आई एम ओनली अर्न 200 रुपीज़. ओके ओके, वेट, यू हैव ओनली अर्न 200 रुपीज़ इन द मंथ, राइट नाउ जस्ट पे सम पार्ट ऑफ इट, जस्ट पे 10 रुपीज़, ओके, आउट ऑफ दिस 200. ठीक है, ये 200 मैं डायरेक्टली अपने ही जेब से गवर्नमेंट को पैसे दूंगा. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कितने बचे, 190 रुपीज़. दिस 10 रुपीज़ इज डायरेक्टली पेड बाय द पर्सन टू द गवर्नमेंट एज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. लेकिन फिर मैं सोचूंगा यार, मेरा तो ये सिर्फ 200 तो ग्रॉस रिसीट्स हो गए. गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली ये बोला है कि इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा. मैंने बोला हाँ यार, बात तो सही है, इनकम के ऊपर, मेरी 200 रुपीज़ की इनकम थोड़ी ना, इसके बाद में मेरे एक्सपेंडिचर भी तो है. मैं आज अगर सपोज आपको पढ़ा तो ये फैन है, इलेक्ट्रिसिटी है, माइक है, ये है, वो है, गवर्नमेंट बोलता अरे हाँ वो रह ही गया, वो आपको वो इनकम 190 थोड़ी ना है. तो व्हाट आई विल डू, मेरे पास ये 200 रुपीज़ का एक रिसिट आया, मैंने उसमें से 100 रुपये खर्चे कर दिए. 100 रुपये खर्चा करने के बाद मेरे पास 100 रुपये बचे. और अब गवर्नमेंट बोलते है कि चलो ठीक है, तुमने 100 रुपये खर्चे, और तुमने है ना स्पेसिफिकली आपने 100 रुपये खर्चा करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट कितना हो. सर इसमें स्टाफ की सैलरी भी चलेगी 50 रुपये. ये 100 रुपये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर थे, एंड दिस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर. सैलरी और सर सिर्फ नेट प्रॉफिट 50 बचा है, सिर्फ 50 बचा है. ओके ओके, सिर्फ 50 बचा है, ओके, बहुत कम प्रॉफिट बचा है आपको. ठीक है, तो आप सिर्फ 50 में ऐसा करिए, सिर्फ हमें ना 5 रुपीज़ दे दीजिए बस इनकम टैक्स एक्ट को. 5 रुपीज़ इज गिवन डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट एज ए इनकम टैक्स एक्ट. सो एक बात समझिए, दिस वॉज द कंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट. ये कंटेंशन का मतलब ये था कि गवर्नमेंट बोल रही थी कि हमें ये 200 रुपीज़ के ऊपर दीजिए, लेकिन मैंने बोला सर 200 के ऊपर नहीं दे सकता, बिकॉज दिस इज नॉट माई इनकम. माई इनकम इज ओनली एंड ओनली 50 रुपीज़, एंड 50 रुपीज़ के ऊपर आप टैक्सेशन लीजिए. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ इनकम टैक्स एक्ट. बेसिकली मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ जो ये एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ. सी वॉट एवर द अमाउंट यू हैव रिसीव्ड,
minus whatever the expenditure you have earned, what incurred to earn that expenditure, to earn that income, sorry, to earn that income, रिड्यूस, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, जो नेट प्रॉफिट बचा उसके ऊपर जो एक टैक्स लगता है वो इनकम टैक्स होता है. दिस इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट. हियर यहाँ पे 50 रुपीज में से 5 रुपीज पे करके आपके पास नेट रिसिप्ट बचेंगी 45 रुपीज. सो आफ्टर रिसीविंग 200 रुपीज आई एम ओनली गेटिंग 45 रुपीज इन हैंड, और ये 45 रुपीज में मैं मेरा पूरा अपना पर्सनल एक्सपेंडिचर कंप्लीट करूंगा. This is called as a direct tax, that whatever the amount I have received minus whatever the expenditure I have incurred to earn that income, ठीक है, मैं उसको रिड्यूस करने के बाद जो नेट अमाउंट बचा वो नेट अमाउंट में मैं उसके ऊपर टैक्स पे करूंगा. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल स्पेसिफिक लर्म्स अबाउट जीएसटी. अब यही अगर एग्जाम्पल में मैं 200 रुपीज आपसे ले रहा हूँ, what the government will say? The government will say you have provided the services, ठीक है. Now when you provide any services you will be liable to pay GST on it. ठीक है सर, तो GST कैसे पे करना? आप 200 रुपीज प्लस 18%, ठीक है, विच इज 236 रुपीज पूरे स्टूडेंट से कलेक्ट करोगे. या दो स्टूडेंट्स आप, गजानन और शांतला. स्पेसिफिकली दिस 236 रुपीज स्टूडेंट से मैं कलेक्ट करूंगा. दिस इज फॉर द एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल. दे आर 2 स्टूडेंट्स जहां से मैंने 200 रुपीज प्लस 18% GST लिया. तो द नेट अमाउंट विच आई विल रिसीव इज 200 रुपीज एंड 36 वॉट एवर द अमाउंट आई हैव रिसीव आई विल डायरेक्टली पे टू द गवर्नमेंट. ठीक है. सो इन दिस केस स्पेसिफिकली व्हाट इज हैपनिंग इज, इनकम टैक्स में क्या होता है कि मैं मेरा पूरा ये अमाउंट माइनस एक्सपेंडिचर करके लेता हूँ, और जीएसटी में क्या होता है कि मेरा जो नेट, मेरा जो ये यहाँ पे रिसीट्स है, ग्रॉस रिसीट, उसके ऊपर ही मैं 18% जीएसटी या फिर जो भी रिस्पेक्टिव परसेंटेज है वो परसेंटेज चार्ज करके फिर मैं उसके ऊपर जो भी टैक्स आता है जीएसटी इनडायरेक्ट वे में वो मैं पे करता हूँ. सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, डायरेक्ट टैक्स is directly paid by the pocket, from the pocket of that person, and indirect tax is received and then paid to the government. IDD represent indirect taxation, DT represent direct taxation. तो यहाँ पे 5 रुपीज़ पे किया मैंने और यहाँ पे 18 रुपीज़ पे किया. यहाँ पे टोटल मेरे को 236 रुपीज़ मिले थे. तो आप समझ रहे हो, आफ्टर रिसीविंग 236 रुपीज़ में गवर्नमेंट को मिले 36 रुपीज़ एज GST एंड 5 रुपीज़ एज इनकम टैक्स एक्ट. तो गवर्नमेंट की इनकम अराउंड 41 रुपीज़ है आउट ऑफ दिस 236 रुपीज़. तो ये ही इस तरीके से होता है. एंड जस्ट इमेजिन द शेयर ऑफ GST 36 रुपीज़ and just imagine the share of income tax act. So when we compare this, so why do we need, again now back to the question, आज अगर suppose 36 रुपीज़ GST से मिल रहे हैं, so then why there is a need specifically of income tax act. सिर्फ 5 रुपीज़ मिल रहा है सर, सिर्फ 5 रुपीज़ मिल रहा है, तो क्यों इनकम टैक्स देना जरूरी है? 5 रुपीज़ में गवर्नमेंट को ऐसा क्या मिल जाएगा कि इनकम टैक्स लेना बहुत कंपलसरी है? नाउ कम्स द प्रोविजन ऑफ स्पेसिफिकली, अगर आपको पता है कि इनकम टैक्स में अराउंड 8 करोड़ पीपल ऑल ओवर इंडिया, आउट ऑफ 140 करोड़ पीपल, ओनली 8 करोड़ पीपल अराउंड देयर विच फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम. और वो 8 करोड़ रिटर्न ऑफ इनकम फाइल होने के बाद भी आपको, you will be really shocked to know that only around 1.5 crore, 1 crore or somewhere around that pay income tax. There are 8 crore people. I am not sure about the facts. I will check that facts again. What are the current percentage? The last time when I have read was this, around 7 to 8 crore people file the income tax act, and then around only 1 CR people pay the income tax. So imagine, ये 1 CR लोग होने के बाद भी क्यों स्पेसिफिकली वी नीड इनकम टैक्स? वाई कांट वी कंप्लीटली अबॉलिश द इनकम टैक्स एक्ट? वाई कांट वी अबॉलिश इट?
इवन आफ्टर नोइंग, आपको पता है हर महीने जीएसटी का कलेक्शन अराउंड 1 लाख करोड़ रुपीस प्लस होता है। 1 लाख करोड़ रुपीस का कलेक्शन होने के बाद भी आज क्यों हमें जरूरी है कि इनकम टैक्स हम इनकम टैक्स आज भी शुरू रखें, मेरा मंथली का एक्सपेंडिचर। सो कहीं ना कहीं आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अभी रिसेंटली बजट आया एंड आवर फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन जी हैज प्रेजेंटेड द बजट एंड इन दैट बजट दे हैव स्पेसिफिकली टोल्ड दैट fiscal deficit of our economy will be around 4%, 4% or 4.5%, whatever it may be, and they will slowly going to reduce that fiscal deficit. So the point is, if I assume right now fiscal deficit is 5%, and what do you mean by fiscal deficit? Fiscal deficit means जो मेरी income है, suppose x amount मेरी income है and expenditure है, एक्सपेंडिचर y है, तो मेरी एक्सपेंडिचर आर मोर देन इनकम, बट आपको ये बात समझिए कि वाई हाउ कैन आई स्पेंड मोर देन माई इनकम। अगर आज मेरे पास 100 रुपीज़ है तो मैं सिर्फ 100 रुपीज़ ही खर्चा कर पाऊंगा ना। हाउ कैन आई स्पेंड मोर देन वट एवर आई हैव रिसीव। सो यहाँ पे स्पेसिफिकली एक कॉन्सेप्ट आता है लोन्स का। व्हाट द गवर्नमेंट डू, द गवर्नमेंट टेक लोन फ्रॉम नंबर 1 बाय इशूइंग बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है and individual people subscribe to that bond. That means the people pay to the गवर्नमेंट बाय बाइंग दिस बॉन्ड। ये बॉन्ड एक तरह का गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है। यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ता है सिटीजन्स को, दैट इज अ एक्सपेंडिचर टू द गवर्नमेंट। बट गवर्नमेंट बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बॉन्ड्स परचेस करते हैं, तो बॉन्ड इज थ्रू बॉन्ड दे रिसीव द अमाउंट। दिस काइंड ऑफ अ लोन, नॉट अ कंप्लीट लोन बट काइंड ऑफ अ लोन। देन द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक and IMF and every other thing. So wherever we want money, or we also take trade credit, ठीक है, trade credit। अभी मैं ना सिर्फ आपको एक बेसिक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वी आर नॉट गोइंग इनटू द निटी-ग्रिटीज ऑफ व्हाट इज व्हाट। वर्ल्ड बैंक से कैसे लोन मिलता है, IMF से कैसे लोन मिलता है, ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, ये मतलब आप समझिए किसी भी तरह का लोन टू मीट माई एक्सपेंडिचर, ठीक है, मैं वो लेता हूँ। और आज मेरे एक्सपेंडिचर अराउंड 105 है और मेरी इनकम सिर्फ 100 है। सो ये जो 5 रुपीज़ का गैप है ना, आज भी है, इवन आफ्टर हैविंग अराउंड 42% ऑफ टैक्सेशन। आपको पता है व्हाट इज द हाईएस्ट रेट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट? Suppose for example if you are earning more than 5 crore now, you will be paying around 43% as a income tax act। इनकम टैक्स 43%, मतलब मैंने 100 रुपीज़ कमाया तो अराउंड 43 तो वैसे ही चलेगा मेरा इनकम टैक्स। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट नेट प्रॉफिट, एंड थ्रू दिस नेट प्रॉफिट ओनली आई विल बी एबल टू डू माई पर्सनल एक्सपेंडिचर। सो अंडरस्टैंडिंग, सो आज अराउंड 43 रुपीज़, 43% इज आवर हाइएस्ट रेट ऑफ इनकम टैक्स विच इज देयर इन इंडिया। So even after having such a highest rate of income tax act, still government के पास fiscal deficit है, because of the reason we are a developing country। We cannot be number 1, we don't have resources like oil well। हमारे पास तेल के कुएं नहीं है, हमारे पास नेचुरल गैस का कोई ऐसा कोई भी किसी भी तरीके का हमारे पास एक रिसोर्सेस नहीं है, जस्ट लाइक रशिया है, सऊदी है। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि यहाँ पर हमारे पास जब कोई रिसोर्सेज नहीं है तो वी नीड टैक्स। विद दिस टैक्सेस वी परचेज लॉट ऑफ थिंग्स, वी डू द एक्सपेंडिचर। आज एक और चीज़, हमारा मिलिट्री बजट इज अराउंड ओनली $65 billion, only $65 billion। Imagine we have 2 enemy countries just besides our country, China and Pakistan, and और बाकी सारे इतने सारे टेंशन है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड स्टिल वी हैव ओनली बजट ऑफ $65 billion, एंड स्टिल उसमें से अराउंड मोर देन 50% इज जस्ट गोइंग फॉर सैलरीज एंड पेंशन। सो यहाँ पर 65 बिलियन में से अराउंड 30-35 billion is just going for that salaries and pension of the and other expenditures related to employees to the with respect to military personnel।
So the point here, what I want to make is, we are not a self-sufficient country. We need more and more tax to, number one, to डेवलप आर कंट्री. आज जितना भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो, स्पेसिफिकली हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्पेसिफिकली क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ विद द अमाउंट ऑफ मनी विच वी हैव रिसीव्ड. सो दैट्स वाई व्हेन, अगर आज हम बोले ना, तो हमारे पास पैसे की बहुत कमी है, और ये पैसे की कमी हम टैक्स के थ्रू आज किसी तरीके से पूरी कर रहे हैं. नाउ स्पेसिफिकली व्हेन आई कम्स टू जीएसटी, तो जीएसटी तो है ही है जीएसटी, बट व्हेन यू विल लर्न दैट द गवर्नमेंट डोंट गेट 36 रुपीज 100%, they also have to give the credit of whatever the inputs the businessman has received. मैं एक बार वापस बता दूं कि there is one tax, output tax, and there is a input tax. output tax पे करने के लिए मैं input tax जो मैंने अभी तक के मेरे परचेजेस पे किया है, मैं उसको यूज कर सकता हूँ और उसको मैं सेटल कर सकता हूँ. So in this way the government generally is in deficit only. टैक्सेशन पूरा ऐसा नहीं मिलता है. दैट इज, जब हम जीएसटी देखेंगे तब हम पूरा उसको देखेंगे कि हाउ द जीएसटी इज ऑल्सो मेड. आई होप आपको ये कुछ बेसिक बातें समझ में आएंगी, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स. आर यू क्लियर गाइज? डू यू नीड एनी मोर explanation? Please let me know. Am I clear? Yes, okay. So we'll proceed. So we were on the topic is specifically Income Tax Act. Income Tax Act होता क्या है? इनकम टैक्स है कैसा होता है, जीएसटी कैसा होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीएसटी. वी हैव आल्सो सीन कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. Why can't we, why we are not sufficient? Number one, why there is a specific need of the government. So everything is I've explained you. So अब ये देखते हैं तो डायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स का मैकेनिज्म कैसा होता है. वी हैव आल्सो सीन डायरेक्ट टैक्स का मैकेनिज्म, इनडायरेक्ट टैक्स का मैकेनिज्म, ये कैसा होता है. फिर डायरेक्ट टैक्स जनरली इन इंडिया देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस राइट नाउ. पहले और भी थे बट अभी 2 ही बचे हैं, विच इज इनकम टैक्स एंड वन इज ब्लैक मनी टैक्स. और इनडायरेक्ट टैक्स में नाउ स्पेसिफिकली पहले तो बहुत हुआ करते थे, एंड एवरीथिंग इज क्लब टुगेदर एंड दे हैव फॉर्म्ड जीएसटी. ओके, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नंबर वन आर एवरी मैन्युफैक्चरिंग में भी ये लगेगा, सर्विसेज में भी जीएसटी लगेगा, गुड्स अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसमें हर जगह आपको जीएसटी लगेगा. कस्टम्स स्पेसिफिकली अगर आपने कोई भी सामान इंपोर्ट किया, अब इंपोर्ट मतलब किसी फॉरेन कंट्री में, चाइना से हमने हमारे गुड्स इंपोर्ट करे इंडिया में, तो इंडिया में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट इज कस्टम्स. सो कस्टम्स की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. जब हम जीएसटी पढ़ेंगे तब आई विल लेट यू नो कि व्हाई, हाउ द कस्टम्स एक्ट वर्ड मेड, व्हाट डज द वर्ड कस्टम्स रिप्रेजेंट. ठीक है, जब हम जीएसटी पढ़ेंगे तब हम ये कॉन्सेप्ट को जब देखेंगे कि व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड द कस्टम्स एंड व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड मेकिंग ऑफ जीएसटी एक्ट. ठीक है, कूल, ओके. सो एक चीज़ और स्पेसिफिकली समझना चाहिए कि आज अगर हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हैं, सो मुझे एक बात बताइए कि इंडियन इनकम टैक्स एक्ट किस पे अप्लीकेबल होगा. क्या मैं आज किसी भी अमेरिकन सिटीजन, मिस्टर सत्य नाडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, ही इज़ अ अमेरिकन सिटीजन नाउ, ही हैज सरेंडर आवर सिटीजनशिप, और बिल गेट्स is a completely American citizen. Satya Nadella was an Indian citizen, but now he is American citizen. But any American citizen or anyone who has a citizenship of abroad, ठीक है, क्या इनकम टैक्स एक्ट क्या उस पर अप्लीकेबल हो सकता है कि नहीं. आई वुड लाइक टू नो यू, मतलब स्पेसिफिकली व्हाट इज एक्सटेंट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ. आईपीएल में स्पेसिफिकली जो प्लेयर्स हमारे गेम में खेलने आते हैं, तो नंबर वन थिंग व्हाट आई रिक्वायर इज टू अंडरस्टैंड, डू वी हैव टू, लाइक द प्लेयर हैव टू पे इनकम टैक्स. आप एक बात मेरे को बताइए कि प्लीज लेट मी नो, आपको क्या लगता है, बस लॉजिक बताइए, सिर्फ लॉजिक. व्हाट इज द लॉजिक? आई जस्ट वांट टू नो. Whatever you think, just tell me the logic.
पैट कमिंस अगर इंडिया में आता है, इंडिया में आईपीएल खेलता है, तो क्या इंडिया में उसे टैक्स पे करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कि डज द इनकम टैक्स अप्लाइज टू फॉरेनर एज वेल? इंडियन इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं मैं। यस, ओके, यस लगेगा, ठीक है। और ऐसा ऐसा क्यों लगता है कि इनकम टैक्स लगेगा? कोई एक रीजन बता सकता है इनकम टैक्स क्यों लगेगा? क्या हम किसी भी फॉरेनर को बोल सकते हैं कि भैया आप इंडिया में आए, आपने इंडिया में कमाई करी, तो क्या इनकम टैक्स पे करो? क्या एक तरह का ऐसा नहीं हो सकता है कि यार ये तो बंदा फॉरेनर है, ये बंदा आज मेरे पास मेरे बुलाने पे आया है, वो खुद से नहीं आया है, फिर भी क्या मैं उससे टैक्स लूँ? हमारा तो एक बहुत बड़ा सिद्धांत होता ना, अतिथि देवो भव। क्या आज वो सिद्धांत कहाँ गया? आई वुड लाइक टू नो गाइस। He is earning from India. Okay, nice. He is earning from India. That is why I want to. That is the point which I want to highlight. भैया आप मेरे मेहमान जरूर हो, लेकिन पैसा कमाया ना, पैसा कमाया तो टैक्स दे। टैक्स तो देना ही पड़ेगा। टैक्स, आपको बताओ एक बात मैं आपको बताता, टैक्सेशन इज द सेकेंड मोस्ट ओल्डेस्ट प्रोफेशन ऑफ द ह्यूमन काइंड। जब से ह्यूमन काइंड का एक प्रोफेशन डिटरमाइन हुआ, सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हंटिंग एंड ऑल एंड एवरीथिंग, बट द सेकेंड मोस्ट ओल्डेस्ट प्रोफेशन पर से, जहाँ पे प्रोफेशन बोल सकते कि व्हाट इज अ प्रोफेशन, टैक्स एक्सपर्ट और टैक्स कलेक्टर और टैक्स management is one of the second oldest. Don't ask me first, I'll not tell you the first, because first is not cannot be discussed in the class, but taxation is the second most oldest professional. Okay, so in this case what is happening is Shantala said very correctly that he is earning from India, and when he is earning from India na, so he will be required to pay income tax act. अब वो कैसे अप्लीकेबल होगा, क्या अप्लीकेबल होगा? और मेरे को तो एक बात बताओ, अगर सपोज फॉर एग्जांपल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिया, कैन आई से दैट इफ एनी मैच और इफ आई कैन से एक क्रूज शिप आई, क्रूज शिप आने के बाद मेरे इंडिया के लैंड मास पे टच भी नहीं करी, क्रूज शिप अरेबियन सी हमारे बॉम्बे के पास डॉक करती है, वो भी दूर कहीं बहुत दूर जाके, लेकिन फिर भी वहाँ पे वो क्रूज शिप आती है, वहाँ पे लोग क्रूज शिप पे जाते हैं, 2-3 दिन एंजॉय करके वापस अपने घर आते हैं। तो क्या ये इनकम टैक्स एक्ट वहाँ पे भी अप्लीकेबल होगा? सपोज फॉर एग्जांपल कोई एक फ्लाइट मेरे इंडिया के टेरिटरी के ऊपर से गई, तो क्या इनकम टैक्स एक्ट वहाँ भी अप्लीकेबल होगा? क्योंकि इंडिया की एयर स्पेस तो यूज़ करी, इंडिया मीन्स अगर इंडिया का एक लैंड पार्सल देखे, अगर डू यू नो कि आपको अगर एयर स्पेस भी यूज़ करना है तो यू नीड अ परमिशन, यू नीड द परमिशन ऑफ द कंट्री। स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था कि देन व्हेन मोदी जी वांट टू गो टू अमेरिका, ठीक है, दे कुड नॉट यूज पाकिस्तान एयर स्पेस, ओके, सो दे हैव टू गो बाय अरेबियन सी, अरेबियन सी से फिर वो ईरान इराक के थ्रू वहाँ से गए थे दे, बट अदरवाइज दे कुड सिंपली गो बाय पाकिस्तान एयर स्पेस डायरेक्टली लैंड टू दुबई एंड देन दुबई से फिर आगे कर सकते थे। सो द पॉइंट व्हाट आई रियली वांट टू हाईलाइट इज स्पेसिफिकली एवरीथिंग, मतलब इंडिया की डेफिनेशन क्या हो सकती है, फिर व्हाट विल बी ट्रीट एज अ इनकम। आप इनकम किसे बोलेंगे? सपोज फॉर एग्जांपल क्या इनकम अर्न करने के लिए, अगर सपोज मेरा यहाँ पे एक फ्लैट है जहाँ पे मैं एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हूँ एज ए NRI पर्सन, एंड मेनी NRIs हैव लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज इन इंडिया, यहाँ पे मैं बिल्कुल भी मेरे एक्टिवली, Pat Cummins was actively involved in earning the money. Here I am not actively involved in earning the money, or I have a deposit or which earning me interest. So in that case what will happen कि मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मेरे सिर्फ बैंक में पैसे पड़े हैं, मेरे बैंक में मेरे को पैसे आ रहे हैं और वो मुझे रिसीव भी नहीं हो रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कहीं पे भी रिसीव नहीं हो रहे, वो बस बैंक में जमा होते जा रहे। सो क्या वो भी इनकम काउंट होंगी इंडियन? क्या उस इंडियन वो इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा? सो वी विल आंसर ईच एंड एवरीथिंग, वी विल गेट टू नो आंसर ईच एंड एवरीथिंग कि वेदर क्या वो भी इनकम पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। आज मेरा पर्सपेक्टिव और आज मेरा एक ही थॉट है दैट आई वांट टू एक्सपांड योर होराइजन, आई वांट यू टू थिंक कि यस क्या इनकम टैक्स एक्ट लगेगा,
क्या अगर सपोज फॉर एग्जांपल किसी फॉरेनर ने फॉरेन में बैठे बैठे इंडिया के स्टॉक मार्केट से पैसे कमा लिए, यहाँ पे कोई भी तरह का फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, कोई भी तरीके का कोई नहीं। सपोज फॉर एग्जांपल आई टेल यू वन एग्जांपल, दो लोग फॉरेन में है, हियर वन पर्सन इज इन फॉरेन, here what is happening is here there is one person A, Mr. What you can say Adam ने ईव को शेयर सेल कर दिए, सेल ऑफ अडानी, अडानी पोर्ट्स, ठीक है। एडम इंडिया में नहीं है, ईव इंडिया में नहीं है, कोई भी इंडिया में नहीं, इंडिया में ना पैसे मिले, ना इंडिया में कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ। बस ऐसा है कि एडम और ईव का दोनों का एक डीमैट अकाउंट था, और उस या फिर डीमैट नहीं भी था तो एक शेयर सर्टिफिकेट था, शेयर सर्टिफिकेट उसने फिजिकली बस अपना दे दिया शेयर सर्टिफिकेट और भैया पैसे ले लिए। क्या ये भी ट्रांजैक्शन अप्लीकेबल होगा? मेरा काम आज सिर्फ यही है कि आपको एक है ना एक पर्सपेक्टिव दो कि इनकम टैक्स एक्ट होता क्या है, ठीक है। इनकम टैक्स में आप सोचिए कि क्या क्या चीज कवर हो सकती है। आज आपका काम सिर्फ यही है कि आज सिर्फ आप सोच के आओ। आज जब यहाँ से घर जाओ, यहाँ से स्पेसिफिकली क्लास के बाद ये सोचो कि यार हाँ बात तो सही है, मुझे सोचने में मजबूर होना पड़ रहा है कि यार क्यों ऐसा होगा, क्या ये भी ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स एक्ट में अप्लीकेबल होगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड कि इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई किस पे होगा। और आज तो मैं ये एक दिन में आंसर अप्लाई नहीं, वी विल हैव दिस आंसर कि हाउ द इनकम टैक्स एक्ट विल गेट अप्लाइड टू द ट्रांजैक्शन टू अप एनी पर्टिकुलर सिचुएशन, एंड देन वी विल रियलाइज कि हाउ द इनकम टैक्स एक्ट इज अप्लीकेबल। सो दिस वी विल डिस्कस एवरीथिंग, बट राइट नाउ व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू इज दिस कि इनकम टैक्स एक्ट का एक्सटेंट, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड हाउ इट इज अप्लीकेबल। So we will see the definition what is India, ठीक है। we will see also see the definition what do you mean by income, कोई भी income किसे बोलते हैं, ठीक है। we will gradually see everything. So basically अगर देखा जाए तो income tax act was has came into force from 1st April 1962, ठीक है। in 1947 we got independence, and from after that it requires almost around 10+ years, ठीक है, टू गेट आर कंप्लीट इनकम टैक्स सेट। अब मेरा सवाल एक चीज यही है, क्या पहले इनकम टैक्स एक्ट, क्या किसी भी तरीके से इनकम टैक्स कलेक्ट किया जाता था या नहीं? प्लीज लेट मी नो। इनकम टैक्स एक्ट आने के पहले क्या किसी भी तरीके से इनकम टैक्स कलेक्ट किया जाता था? यस और नो? यस, ओके। सो कैन यू लेट मी नो कि किस तरीके से इनकम टैक्स एक्ट करेक्ट करा जाता है? जस्ट वन वर्ड में। ग्रेट 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 ग्रेट, सुपर, वेल डन शांतला, वेल डन। दैट इज व्हाट आई रियली वांटेड, दैट वर्ड। सो इनकम टैक्स एक्ट जैसा तो नहीं, लेकिन हाँ, बोलते हैं आपने वो मूवी देखी है, आमिर खान की मूवी है, दैट आई रिमेंबर दैट वर्ड, मुझे नाम नहीं याद रहा, बट देयर इज अ मूवी, वहाँ पे वो क्रिकेट खेलते हैं एंड देन दे विन द मैच फ्रॉम क्रिकेटर्स ब्रिटिशर्स, एंड देन वो 3 गुना लगान माफ हो जाता है। लगान ही मूवी थी, राइट? यस, लगान ही मूवी थी, मूवी का नाम भी लगान ही था। सो इमेजिन, इंडिया वॉज ऑलवेज अ एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी, और इंडिया में एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होने के बाद में वॉट एवर द अमाउंट विच वॉज अर्न बाय द पीपल वॉज जनरली बाय वे ऑफ एग्रीकल्चर और सम अदर टर्शरी एक्टिविटीज। जनरली देयर वाज नो पोर्शन ऑफ सर्विसेज। जनरली हम खुद ही अपना, every individual used to earn the money and every individual used to give some part of that amount as a लगान दिया जाता था, लगान दिया जाता था, और इसे एक ड्यूटी, रिलीजियस ड्यूटी बोल के दिया जाता था कि हम हमारे राजा को, हम हमारे गवर्नमेंट को एक लगान दे रहे हैं। कोई भी चीज़ आप मैन्युफैक्चर करो, आप खादी से कपड़े बनाओ, खादी से कपड़े बनाने के बाद जो कुछ पैसा बचा तो वो एक पोर्शन आप लगान देते थे। तो पहले इंडिया में सबसे पहले स्टार्टिंग में टेम्पल बेस्ड इकोनॉमी होती थी। लोग पहले पैसे अपना टेम्पल को देते एंड देन टेम्पल यूज्ड टू एडमिनिस्टर द लोकल अथॉरिटी, एंड वो टेम्पल राजा के अंडर कंट्रोल में होता था। तो कहीं ना कहीं एक पूरा पैसा जाके टेम्पल में आता, टेम्पल यूज्ड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लोकेलिटी, एंड देन वो राजा उसको मैनेज करते करते धीरे धीरे सारी चीज़ें वो टेम्पल के थ्रू धीरे 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 धीरे
the king took over the power, and what they no, the temple should not earn the money, whatever the amount you are paying as a citizen of the nation, pay it to me. ठीक है, तो सिटीजन सारे राजा को पे करते गए, फिर राजा उसको मैनेज कर, एंड देन राजा वॉज मेंटेनिंग द टेम्पल्स. धीरे धीरे वो भी चेंज हुआ, देन और फिर देन देर फॉर्म ऑफ फिर ब्रिटिश आ गए, तो देन दे फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनी. द कंपनी यूज टू कलेक्ट टैक्सेस, एंड द कंपनी यूज टू अब आपको ये तो पता ही होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी, कंपनी क्या होती थी, कैसा होता है. तो कंपनी यूज टू कलेक्ट टैक्सेस एंड कंपनी यूज टू रन. फिर तो और उसके बाद में तो फिर तो मोनार्की आ गई. मोनार्की इज काइंड ऑफ राजा टाइप ओनली, बट दे हैड अ कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन, राइट. So in that case, that administration, the bureaucrats used to run the country. धीरे धीरे करके we got a very formal structure, and after independence also we were following some same structure which was implemented by the Britishers. The same income tax was applicable till 1961. After that, after independence, we felt a need कि no, we want to disregard the entire income tax which was there in that point of time, and now we want to make our own income tax act. ठीक है, so then a very high intellectual people came together with the government, and they formed this income tax act. Believe me, Indian income tax act is one of the most detail oriented, okay, और बहुत ज़्यादा निटी ग्रिटीज के साथ इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया, एंड लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स. एवरी ईयर यू विल फाइंड एन अमेंडमेंट इन द इनकम टैक्स एक्ट. दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि वाई देर इज अ नीड ऑफ अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स एक्ट. वाई कांट वी सिंपली से जस्ट लाइक इन फॉरेन कि आपको पता है फॉरेन में कैसे, यूएस में कैसे टैक्सेशन होता है. यूएस में द टैक्सेशन इज बेस्ड ऑन नंबर वन हाउ मच मनी यू मेक, दैट इज फिक्स, बट देर ऑल्सो वेरियस क्राइटेरिया कि आप किस एरिया में रह रहे हो. नंबर टू, वहाँ पर आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, ये इज ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो क्राइटेरिया. क्या आपके पास खुद का घर है या नहीं है. ठीक है, जनरली देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट ओवर देयर, बट स्टिल द पीपल बिलीव दैट इफ यू हैव own house, that means you are a high net worth individual, and if you are a high net worth individual, then you will have to pay more tax. So that's why the point what I want to make is income tax act 1961 में पूरी तरीके से फॉर्म हुआ, and that income tax act was applicable from 1st April to 1962, and it has around, आप देख सकते हो कितना डिटेल ओरिएंटेड, it has around 23 chapters. Can you read this? Are you able to see my screen specifically? It has around 23 chapters and 298 sections. 298 sections, 14 schedules and annexes. Okay, so just imagine how detail oriented this income tax act. But आपको बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं. प्लीज ये आप डर मत रखना इस इनकम टैक्स से कि इनकम टैक्स एक्ट बहुत बड़ा है. इनकम टैक्स एक्ट बहुत बड़ा है, इंटर में बहुत छोटा है, बहुत छोटा. इनकम मैं तो हमेशा से एक एग्जांपल स्टूडेंट्स को देता हूँ कि सीए जर्नी है ना, एक तरीके से आप समझो सीपीटी फाउंडेशन इज लाइक यू आर फाइटिंग विद अ मैन. ठीक है, इंटरमीडिएट इज लाइक यू आर फाइटिंग विद अ एनिमल. ठीक है, एंड सीए फाइनल इज लाइक यू आर फाइटिंग विद द जंगल. ठीक है, ओके, सो अंडरस्टैंड सीए फाइनल इज अ वेरी ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट लीग, वेरी डिफरेंट कॉम्पिटिशन इटसेल्फ. बट यहाँ पे आप एक बोलते ना, एक शेर के साथ आपके 6 शेर है, 6 पेपर है, तो आप एक टाइम पे एक ही जानवर के साथ लड़ाई करने वाले हो. ठीक है, इट्स नॉट अ जंगल में तो आप एक अलग ही जर्नी जीने वाले हो, एंड दैट इज अ वेरी फन इन इटसेल्फ. बट व्हाट आई वांट टू मेक स्पेसिफिकली इज इनकम टैक्स एक्ट बहुत सिर्फ अराउंड 1/5 व्हाट इज देयर इन द फाइनल ना, उसका सिर्फ 1/5 आज 1/5 मतलब 20% ही इनकम टैक्स इंटर में है, एंड दैट टू इजी. इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू गाइज, बिकॉज अगर आप मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करोगे ना, तो इट विल बिकम वेरी इजी. आई ऑलवेज टेल ऑल्सो दैट मैं बताऊँ, मेरा इनकम टैक्स वॉज माई फर्स्ट लव. ओके, मेरे को तो इनकम टैक्स इतना पसंद है कि जिसके नहीं, क्योंकि इट इज़ अ वेरी जब कोई कॉम्प्लेक्स चीज आती है ना आपके सामने, और इट इज समटाइम्स यू रिक्वायर टू अंडरस्टैंड, ओके ऐसा भी हो सकता है. व्हेन यू थिंक यार ये ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये भी चीज हो सकती है. दैट इज व्हाट आई वांट टू हाईलाइट कि इनकम टैक्स ऐसे ही है, फुल ऑफ लॉट ऑफ चैलेंजेस, अप्स डाउन्स, हियर देयर एंड एवरीथिंग.
but you will feel like, oh my god, this is amazing, this is really amazing. मेरा आपको यही बोला है, चीज़ें भली थोड़ी डिफिकल्ट होंगी समझने में फर्स्ट टाइम, लेकिन जैसे ही प्रैक्टिस करोगे ना, इट विल बिकम सो ईजी फॉर यू, सो ईजी, देन यू विल फेल इन लव विद द इनकम टैक्स एक्ट. और इनकम टैक्स एक्ट से आप प्यार छोड़ ही नहीं सकते, छोड़ ही नहीं सकते. ठीक है. सो दिस एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिया वी विल अंडरस्टैंड टुगेदर लेटर स्लाइड्स. अभी सिर्फ एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देख लेते हैं एंड देन वी विल स्टडी द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन. सो एक बात समझिए कि until unless it is not written in a constitution you will not be able to do, the government will not be able to do any act. ठीक है. somewhere it has to be written, the power to do any act, okay, comes from a constitution. just a minute. So in this case, Article 265 of the Income Tax Act specifies that no tax shall be levied or collected except as authority by law. Until unless that Constitution don't give you the right to collect the tax, you will not be able to collect the tax. So here Article 245 specifically says that Parliament may make laws for whole of India and the state legislature may make laws for whole or any part of the state. अब इसीलिए ये दो आर्टिकल्स के थ्रू इंडिया में द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक द टैक्स. वंस यू गेट द पावर ना, सबसे पहले आर्टिकल 265 बोलता है कि until unless it is not given a authority by law you will not be able to collect tax. ठीक है, दैट इज ओके. ये एक जनरल स्टेटमेंट है. देन द आर्टिकल 245 एक्चुअली स्पेसिफिकली स्पेसिफाई कि येस, पार्लियामेंट बना सकता है भैया आपके इसके लिए, जो पार्लियामेंट नेशन लेवल के लिए ज़रूरी है. स्टेट बना सकता है स्टेट के लिए, जो स्टेट लेवल के लिए ज़रूरी है. और बस ये दो ही है अभी तो फिलहाल. यूनियन टेरिटरी और यूनियन टेरिटरी येस, दिल्ली काइंड ऑफ थिंग, वेर यूनियन टेरिटरी ऑल्सो हैव इट्स ओन state legislature. They can also make their own tax if they want to govern that tax in Delhi specifically, UT that, okay. Then article 246 उसमें 7th schedule जो है ना, 7th schedule of article 246 specifies 3 list specifically. One is union list, one is state list and one is concurrent list. So basically this 7th schedule of article 246 specifies कि 3 तरह की लिस्ट होगी. एक यूनियन लिस्ट विद द टॉपिक्स वेयर द पार्लियामेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू मेक द एक्ट एंड टू कलेक्ट एनी टैक्सेशन फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक्स. ओके, अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि हॉर्स बेटिंग एंड गैम्बलिंग, ये जो इन टाइप ऑफ एक्टिविटी है, ये टाइप ऑफ एक्टिविटी अगर स्टेट लिस्ट में कवर्ड है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल नेवर बी एबल टू collect or never be able to number one never be able to make any law for the particular activity. ठीक है, only the state government has the power to make an tax for that particular activity. You're getting it? So in this case here union list specifically specifies, entry 82 number specifies the tax on income except agriculture income. So this is how the central government is getting a power to tax income. Whatever the income you have earned in the India, here the central government is having the power with entry 82 of 7th schedule of article 246 of Constitution of India, that central government is eligible to levy income tax. Okay, लेकिन that too not on the agriculture income. Whatever the income which will be earned by way of agriculture now, that will be levied by tax by state government. ये एक्सेप्शन का हम एक तरीके से लूप होल देखेंगे व्हेन विल स्टडी द इनकम टैक्स एग्रीकल्चर, हाउ द एग्रीकल्चर इनकम इज टैक्स, दैट इज डिफरेंट. बट द पॉइंट इज हियर एंट्री 82 में स्पेसिफिकली ये स्पेसिफाई किया है कि यू विल नॉट बी एबल टू लेवी income tax on agriculture income, and that's why you say agriculture income is exempt from tax. No income tax is levied on. Okay. Then here comes the point, state list में हर तरह के जो state matter है, जैसे for example any royalty on
अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ये स्टेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। ओके, यहाँ पर स्टेट डिटरमाइन करता है कि उसे कितना टैक्स कलेक्ट करना है। देन देर इज अ कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसा होता है कि वहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कोई टैक्स बना सकते हैं, एंड देन दे कैन कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम इट, एंड जीएसटी इज मेड फ्रॉम हियर। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ओके, आप चैट पे बोलते रहिए ताकि ना यू विल ऑल्सो फील लाइक यू आर कनेक्टेड विद द क्लास, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रवचन। आई वांट अ इंटरेक्टिव क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स। अंडरस्टूड? गिव मी अ थम्स अप। yes, okay, got it. नेक्स्ट, स्पेसिफिकली व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब सपोज गवर्नमेंट के पास पावर तो मिल गया, अब पावर मिलने के बाद कैसे इनकम टैक्स एक्ट बनाएंगे, कैसे सारी चीज़ें एक रन होंगी। सो बेसिकली एक तो आपका होता है एक्ट, ठीक है। सेकेंड, एक्ट के बाद में स्पेसिफिकली एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए होते हैं रूल्स। अब एक्ट में तो मैंने लिख दिया कि आपको 30 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। अब पेमेंट कैसे करना पड़ेगा? कैश में ले जाके बोरो ऐसे चिल्लर बोरो में ले जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रख दूं मैं? आप खुद ही बोलिए। गवर्नमेंट बोलता है टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। कैन आई जस्ट गो और मैं बोलूंगा कि ये लो भैया, ये हमारा बोरा है, बोरे का कलेक्शन, ये लो टैक्स? कर सकता हूं मैं ऐसा? कैसे करूंगा? मेरे को नहीं पता कैसे करना है। तो वो रूल्स बताते हैं कि रूल्स में कब करना पड़ेगा। 30 दिन भैया, 30 दिन कब से काउंट करें? 1 तारीख से कर ले 30 दिन। अरे 1 तारीख को तो पैसे भी रिसीव नहीं हुए, 30 दिन के अंदर मैं कैसे पैसे करूँ? सैलरी रिसीव होती है मंथ एंड के बाद में, तो एक बार पैसे मिलने तो दो, फिर मिलने के बाद अगर आप देखेंगे टैक्स पे करेंगे। 30 दिन कब से लेना? देन देयर कम्स इनकम टैक्स रूल्स। फिर उसके बाद में होता है एनुअल फाइनेंस एक्ट। एनुअल फाइनेंस एक्ट स्पेसिफिकली अभी आपने देखा होगा बजट आया, पता है आपको बजट आया? निर्मला सीतारमन जी ने टैक्स में कुछ तो कम ज्यादा कर दिया, इंडेक्सेशन का बेनिफिट दे दिया। सुना है ये सब बातें? कुछ सुनी है? कुछ तो एक बवाल हुआ है, मतलब जो भी हुआ नहीं पता, लेकिन बवाल जरूर हुआ है, ठीक है। सुना है कि नहीं सुना? आप इफ यू गाइस कैन कम ऑन द वीडियो देन दैट विल बी ऑल्सो गुड, ठीक है। आई विल अंडरस्टैंड कि हाँ आप बिस्तर पे नहीं हो, फॉर मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, बट जनरली हमने तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्पेसिफिकली जब हम ऑनलाइन क्लासेस करते थे, हम तो अराउंड सुबह 7 बजे की क्लास देते, हमारी 6:30 की क्लास, बस उठे बिस्तर पे से लैपटॉप खोले और सामने बैठ गए। आधी बार तो चीज़ें ऐसी नींद में जाती, हाँ चल रहा है, हाँ चल रहा है, हाँ चल रहा है, ठीक है। इफ़ यू गाइस कैन कम ऑन द वीडियो दैट विल बी गुड, that will be really good, or otherwise keep interaction busy, like keep interacting so that it will have a interactive class. I don't want जैसे मैं यहाँ पे प्रवचन देते जा रहा हूँ और बाबा जी आके बैठ गए और आपको एक प्रवचन दिए जा रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट के बारे में। ओके, सो एक अभी एनुअल फाइनेंस एक्ट आया है, उसमें कुछ ऐसा इनकम टैक्स में चेंजेस किए, एंड वाई देयर इज एनुअल फाइनेंस एक्ट। तो फाइनेंस एक्ट स्पेसिफिकली फाइनेंस एक्ट से थ्रू हम नेक्स्ट ईयर कैसे इनकम टैक्स कलेक्ट करने वाले हम पहले ही बता देते कि दिस इज द नेक्स्ट ईयर वी विल लेवी इनकम टैक्स इन ऑन सो एंड सो पर्सपेक्टिव, ऑन दिस इज द वे वी विल लेवी द इनकम टैक्स। सो हर साल ये फाइनेंस एक्ट लाता है, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बताता है कि दिस ईयर वी विल डू दिस काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर एंड दिस ईयर वी एक्सपेक्ट कि हमें इतनी इनकम रिसीव होंगी, ओके। एंड दिस इज द इनकम टैक्स एक्ट विच विल बी अप्लीकेबल, ये पहले ही गवर्नमेंट बता देती है। देन कम्स नोटिफिकेशंस, नोटिफिकेशन सर्कुलर्स, these are two things which are issued by the department. नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर में डिफरेंस सिर्फ एक ही होता है कि नोटिफिकेशंस आर बाइंडिंग ऑन एवरीवन, नोटिफिकेशन पर से हैव अ मोर रीच एंड नोटिफिकेशन आर मोर बाइंडिंग बिकॉज ऑफ द रीजन नोटिफिकेशन एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर क्रिएट कर। अब जैसे फॉर एग्जांपल रिटर्न फाइलिंग की डेट, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, रिटर्न फाइलिंग की डेट। इफ़ यू अंडरस्टैंड कि आज मैं कोविड के कारण अगर सपोज फॉर एग्जांपल कोई भी एक इस तरह का एक अर्थक्वेक आ जाता है या कुछ भी आ जाता है एंड यू आर नॉट एबल टू फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम ऑन टाइम, it is a very utmost important to file your return of income on time. If you are not able to do it now, they will have they will issue notification, okay, we notify that the date of filing of return of income is postponed by 1 month. So this is a notification which is applicable for both department as well as individual, whatever the people there in India.
However, circular are instruction, or circular are specifically no certificate. Circulars are issued only and only for the department per se. We as a person can refer that circular, but we are not under the binding of that circular. अगर किसी भी सर्कुलर, किसी भी तरह का कोई इशू आ रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्सपेंडिचर अगर कोचिंग क्लासेस कर रहे हैं, और अगर कोचिंग क्लासेस के ऊपर गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाल दिया कि हम इनकम टैक्स एक्ट में आपको किसी भी इलेक्ट्रिसिटी और किसी भी तरह का माइक रिलेटेड एक्सपेंडिचर का हम किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का एक्सपेंडिचर नहीं देंगे. वी वांट कि आप फिजिकली क्लासेस ले, वी डोंट वांट टू गो ऑनलाइन. ठीक है, दैट इज तो वो सर्कुलर में स्पेसिफिकली बोलते हैं कि विद दिस सेट ऑफ बिजनेस, ओके, दिस इज द डिफिकल्टी व्हाट अ बिजनेस इज फेसिंग. उससे कैसे रिजॉल्व करना है, क्या इंटरप्रिटेशन लेना है किसी भी एक्ट और रूल का, तो वो इंटरप्रिटेशन एक सर्कुलर में दिया जाता है. गवर्नमेंट सीबीडीटी एक्सप्लेन टू द ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट कि अगली बार जब आपके ऊपर ये केस आए, आप अगर ये केस के रिलेटेड कुछ काम करते रहे हो, केस मतलब इस केस सिनेरियो समझो, ठीक है, ये केस सिनेरियो के अगेंस्ट अगर आपको किसी भी तरह का कुछ काम करना है तो फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन विच आर गिवन इन द सर्कुलर and that are binding on the department. The department has to specifically obey the what is given in the circular. Okay, so these are circulars issued by the CBDT. CBDT is Central Board of Direct Taxes. Finance Minister के बाद में second most highest authority is CBDT. CBDT is responsible for the रनिंग ऑफ दैट, मतलब स्पेसिफिकली इनकम टैक्स एक्ट को पूरा तरीके से रन करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना इज डन बाय CBDT. Then comes where judicial decision. Judicial decisions are given by tribunal, court, Supreme Court. So, I mean, court means lower court, high court, and session Supreme Court. Judicial decisions are very important because of the reason that number one thing is जुडिशियल डिसीजन से ना इंटरप्रिटेशन पता चलता है. अगर दो लोग फाइट कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ मेरे को ये एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलेगा, मेरी ये इनकम के अगेंस्ट मेरे को ये एक्सपेंडिचर मिलेगा, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है आपको डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा. एस इंटरप्रिटेशन कैन बी डन इन एनी वे. आज मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं किसी भी तरीके से इंटरप्रिटेशन करता हूँ. मैं बोल सकता हूँ कि व्हाट इज गिवन इन द इनकम टैक्स एक्ट अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज माई इंटरप्रिटेशन. ठीक है, और जुडिशियल डिसीजन डिपार्टमेंट बोल सकता है नहीं ये नहीं है, हम जैसा बोलेंगे वैसा ही है. झगड़ते जाओ कोर्ट में गए तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, वॉट एवर द स्टैंड वॉज टेकन बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वॉज रॉन्ग, then specifically judicial decision will be binding on both department and the assessee. Here one thing is very important, only a Supreme Court judgment is binding on everyone. High Court judgment can refer as a base, or any other lower court judgment can be referred as a base, but cannot be a final binding on the department. The department can always disregard that view until unless it is not passed by the Supreme Court. Supreme Court की ruling is a rule of land. Okay, आपको उससे follow करना ही है. This was all about the scope of income tax law. Income tax law पढ़ना है तो आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़ना ही पड़ेगा. समझ रहे हो आप? एक छोटी चीज़ पढ़ के सिर्फ काम नहीं बनेगा, कि एक्ट के साथ साथ में रूल्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ में नोटिफिकेशन, सर्कुलर और बाकी सारी चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है. देन एक और चीज़ स्पेसिफिकली जैसे मैंने बताया, एक्ट में सेक्शन होते हैं, सेक्शन में रूल्स होते हैं, रूल्स फिर उसके बाद में नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है. नाउ कम्स अ डेफिनेशन. सो नाउ स्पेसिफिकली कम्स टू व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया. जैसे मैंने आपको बोला था, इनकम टैक्स एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया. ओके, आर यू विथ मी टिल नाउ? आपको चीज़ें समझ रही है? आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो प्लीज़ बोलिए. अभी तक कुछ भी डाउट है तो बोलिए. डू यू अंडरस्टूड? गिव मी अ थम्स अप. यस, ओके. ठीक है. सो नाउ स्पेसिफिकली विल सी द डेफिनेशन. चीज़ें मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? किसी भी तरीके का कोई अगर कोई भी डिफिकल्ट है तो मेरे को प्लीज़ बोलिए.
मेरी स्क्रीन दिख रही है प्रॉपर तरीके से? यू आर एबल टू रीड द डेफिनेशन? yes, okay. So the point here I want to make is specifically what do you mean by India? ठीक है, इंडिया इनकम टैक्स एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, वर्ड तो यही है, द इनकम टैक्स एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. देन व्हाट इज द बेसिक, मतलब मेरा तो एक ही थॉट था कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया. मान लिया अब जम्मू एंड कश्मीर पहले ना इंडिया का एक अलग ही पार्ट हुआ करता था, राइट नाउ नाउ इट इज कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड. तो आपको कभी ऐसा लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर भी लोग इनकम टैक्स पे करते होंगे? व्हाट डू यू थिंक? मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि व्हाट आर योर व्यूज, क्या आज जम्मू एंड कश्मीर में लोग इनकम टैक्स पे करते होंगे कि नहीं आज? और पहले का भी बता दीजिए, मतलब एक लॉजिक बताइए. मैं ना फैक्चुअल चीज़ पे बात ही नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, क्या इनकम टैक्स एक्ट जो पहले अप्लीकेबल पहले भी था, तो सो नाउ शांतिला इज सेइंग दैट नो, इनकम पीपल फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर आर नॉट यूज्ड. तो आप ये पहले की बात बता रहे हैं कि अभी की बात कर रहे हैं? अभी तो इनकम, अब जम्मू एंड कश्मीर तो अब मर्ज हो गए, अब तो कोई बात ही नहीं, देना नहीं देना, मैं पहले की बात कर रहा हूँ. So you are having an opinion that people were not paying, people were not liable to pay income tax act. Am I right, Shantala? Before, okay, yes. Now she has specified. Great. So इसका आंसर we will proceed. We will. I'll give you the answer. The point is specifically when it extend income tax act, क्या होता था कि जम्मू एंड कश्मीर जब पहले एक अलग तरीके के पावर्स के थ्रू ड्रिवन होता था, the parliament used to pass an income tax act, okay, and then the government used to ask the state government of Jammu and Kashmir to specify, to again pass that act in your parliament. तो वहाँ पे भी इनकम टैक्स एक्ट अप्लीकेबल होता था विथ सम मॉडिफिकेशंस. ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स एक्ट कभी अप्लीकेबल ही नहीं होता था, दे इट यूज टू गेट अप्लीकेबल बट विथ सम मॉडिफिकेशन. द अगेन द पॉइंट विच आई वांट टू मेक इज एक्सटेंट ऑफ इंडिया किसे बोल सकते हैं? ठीक है, सो इंडिया मीन्स टेरिटरी एज रेफर्ड इन आर्टिकल 1. आई एम जस्ट गिविंग राइट नाउ रीडिंग अ डेफिनेशन. और ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ना, ये डायग्राम जहाँ पे इंडिया का मैंने एक मैप दिखा है, और ये सो इंडिया एक्सटेंड नंबर 1, just look at to me and specifically understand कि India extend to a whole of India which is India land pass, okay. Then India also extend to its territorial water, to its seabed and subsoil, continental shelf and exclusive economic zone. बिल्कुल भी मत घबराइए कि what are this all these terms. Just see this line, what the orange diagram, orange line, orange highlighted part. ये income tax act is applicable up to that orange highlighted part, because एक होता है आपका एक लैंड पास होता है, लैंड पास से थोड़ा सा दूर आपका एक होता है टेरिटोरियल वाटर्स. टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, ओके. इंडिया के कोस्ट से, आज मुंबई के कोस्ट से एक 12 नॉटिकल माइल्स अगर जाओगे ना, तो वो डेट इज टेरिटोरियल वाटर. यहाँ तक के इनकम टैक्स में ये तो एकदम बेसिक एक्ट है. यहाँ तक के तो कोई भी आ जा सकता है बिना किसी भी एक परमिशन के. After territorial nautical miles, then it start continental shelf and seabed subsoil. ये 24 nautical miles तक के जाते हैं. नेक्स्ट 12 nautical miles, यहाँ तक कि कस्टम्स ऑफिसर जाके आपके सर्च सीजर्स इंस्पेक्शन ये सारी चीज़ें कर सकते हैं. तो टिल 24 nautical miles गवर्नमेंट हैज़ अनरिस्ट्रिक्टेड पावर टू डू एनीथिंग वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू. आफ्टर 24 nautical miles, स्पेसिफिकली जो इंडिया के लैंड मास से 200 nautical miles है, if you will see this orange part, this is called as exclusive economic zone of India. Here, as per the treaty by all the countries, that you can use the resources which are there in exclusive economic zone and you can exercise control over there. Even it is not a land, still आप अगर देखोगे there are oil rigs मतलब सी बेड से ऑयल निकालना. Reliance has its own oil rig in Arabian Sea, okay. And also Indian Oil has also oil rig in association with Reliance only, but yes, so oil rig है, oil rig is there. So oil rig से थ्रू आप वहाँ से अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और यूज कर सकते हो. So that is why India extends to whole of India including this water till exclusive economic zone, okay. So
यू कैन सी दिस हियर, आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा है ना येलो येलो भी दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा येलो येलो है, ठीक है, यहाँ पे एक पिंक पिंक है, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन है, यहाँ पे ऑरेंज है। सो आप इस पे देख पा रहे हो स्पेसिफिकली कि इंडिया पर से कैन एक्सरसाइज इट्स कंट्रोल टिल हियर। इसके बाद फिर इंटरनेशनल वाटर है, फिर इंडियन इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं। सो एनी एक्टिविटी विच इज डन till there, till that orange part, till that 200 nautical miles, okay, it will be leviable to income tax act. Any income will be leviable to income tax act, ठीक है। यहाँ तक के एक्चुअली देखा जाए ना, यहाँ तक के इनकम टैक्स एक्ट अप्लीकेबल होता है। अब वो लेवी होगा नहीं होगा, पे करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, दैट विल सी लेटर ऑन विद द डेफिनेशन। देन स्पेसिफिकली अब इनकम टैक्स एक्ट किस पे अप्लीकेबल होगा, हमने तो देख लिया कहाँ अप्लीकेबल होगा, बट किस पे, कौन देगा इनकम टैक्स। तो इट दैट इंक्लूड स्पेसिफिकली एन इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, पार्टनरशिप फर्म, any company, local authority and artificial jurisdiction person. So these are specifically categories of person where income tax act will be applicable. और इनकम टैक्स इन कैटेगरीज ऑफ पर्सन पे, जैसे इंडिविजुअल तो आप मैं हम सब लोग, HUF इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ओके, AOP और BOI मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, देन पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग LLP, then company, any private limited company or public limited company, then we have local authority, हमारे जो सारे local authorities होते हैं वो, and there is artificial jurisdictional person. This AJP is specifically one concept. अगर आप कोई ऊपर की कैटेगरी का पर्सन नहीं हो तो भैया आप AJP हो। और यहाँ पे स्पेसिफिकली चीज़ें कौन सी कवर होती है ना, वेयर यू कैनॉट सी देम फिजिकली और ऑन द पेपर। मेटा में अगर कोई भी आपका एक ये है मिनिएचर क्रिएचर या फिर एक AI थिंग है, AI थिंग इज इन द ओनली ऑन द ऑनलाइन स्पेस, देन इन दैट केस स्पेसिफिकली दैट विल बी एन AJP। गॉट इट? सो these are a type of person. Understand the definition, what is a person, and then what is the definition of an assessee. Income tax act will be applicable on the assessee, okay. Income tax act for qualifying for any person who will be liable to pay income tax act will be an assessee. So now get familiar with this term, what is meant by assessee, what is meant by, you will not say that इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ना है तो आपको लॉ की लैंग्वेज पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू विल नॉट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ एन, इफ यू विल नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ दैट लॉ, आप कभी वो लॉ को कैच नहीं कर पाएंगे, बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ दैट लॉ इज द हार्ट ऑफ दैट लॉ। इनकम टैक्स एक्ट इज इन इटसेल्फ इज अ लॉ मीन्स अ कानून है, ये कानून की तरह कानून की लैंग्वेज सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी तरह यहाँ पे हर एक पर्सन को असेसी ही बोला जाता है, वेदर इट इज अ कंपनी देन इट इज ऑल्सो असेसी, वेदर इट्स अ इंडिविजुअल देन इट इज ऑल्सो असेसी ओनली, ठीक है। एंड असेसी मीन्स एनी पर्सन हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट और पेनल्टी अंडर इनकम टैक्स एक्ट। गेटिंग इट? सो यहाँ पे स्पेसिफिकली व्हाट इज हैपनिंग इज आई एम रिस्पॉन्सिबल एज अ पर्सन। सो पर्सन की डेफिनेशन कवर कर ली, यहाँ पे स्पेसिफिकली बात क्या हो रही, एनी पर्सन। अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विथ एनी पर्सन। सो हमने पर्सन की डेफिनेशन ऊपर देखी, एंड पर्सन की डेफिनेशन ऊपर देखने के बाद में नाउ वी आर स्पेसिफिकली सीइंग व्हाट डू यू मीन बाय assessee. So any person who is liable to pay tax including interest or penalty under income tax act will be an assessee. Now comes a very important concept of what is an assessment year and what is a previous year. So in this case, see, there is one concept per se. इनकम टैक्स एक्ट एक्सटेंड टू, नंबर वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर, हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल एंड एंड होता है 31 मार्च। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी ईयर। अब जैसे 1 अप्रैल 2024
1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 अगर कोई इनकम टैक्स कोई भी ईयर चलेगा तो दिस विल बी कॉल्ड एज प्रीवियस ईयर 24-25 एंड एक बार ये प्रीवियस ईयर 24-25 कवर होता है देन इट इज असेसमेंट ईयर 25-26. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर? आप मेरे साथ एक 2 मिनट, ये है ना 2 मिनट एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आज ये समझ में आ गया ना देन आई विल ओनली रेफर टू असेसमेंट ईयर 24-25 या असेसमेंट ईयर 25-26. ठीक है, द पॉइंट हियर आई वांट टू मेक इज there are 2 years which are relevant for any given period. ठीक है, any given period, understand my word specifically. आज आप इनकम अर्न कर रहे हो इस फाइनेंशियल ईयर करंट ईयर में एंड इस इनकम का अगले साल एक बार साल पूरा खत्म हो गया, मेरी सारी बुक्स फाइनलाइज हो गई कि ओके मेरे को जितने एक्सपेंडिचर लेने थे, जितना मुझे पैसा आना था, जितना मुझे एक क्रेडिट में पैसे मैंने जो दिए थे वो सब कुछ आना, सब कुछ रिसीव हो गया, सब मेरे बुक्स फाइनल हो गए एंड नाउ आई विल कैलकुलेट द टैक्स एंड आई विल पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट. So there are 2 concepts which are relevant in India or in Income Tax Act. One is previous year and one is assessment year. In previous year is specifically that year, that portion of that year where you earn the money, and assessment year is that year where tax is computed and the tax is paid. ठीक है, always remember previous year starts from 1st April. Previous year can also start generally एक साल का assessment year होता है, एक साल का previous year होता है. सो अगर आप ये देखोगे यहां पे 1 अप्रैल 23, ये 1 अप्रैल 24 है, ये 1 अप्रैल 24. द पॉइंट हियर आई वांट टू मेक इज स्पेसिफिकली, अगर आपको चीजें समझ में है तो एक बार समझिए, 1 अप्रैल 23 से लेके 31 मार्च 2024, ये एक साल मैंने आज पैसा अर्न किया और ये एक साल का पैसा अर्न करने के बाद में मैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में नेक्स्ट ईयर विच विल अगेन बी अ न्यू फाइनेंशियल ईयर, बट मेरे प्रीवियस ईयर के लिए वो एक असेसमेंट ईयर हो जाएगा, राइट? तो प्रीवियस ईयर इज समथिंग, प्रीवियस ईयर और या फिर उसके आप फाइनेंशियल ईयर दोनों भी इंटरचेंजेबली टर्म्स यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब दोनों का एक ही है. 1 अप्रैल से आप शुरू करोगे 31 मार्च तक के उस साल स्पेसिफिकली, आज अगर आप देखोगे 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025, ये एक साल में मैं जितना भी इनकम अर्न करूंगा उसके नेक्स्ट ईयर मैं बोलूंगा, उस नेक्स्ट ईयर को मैं बोलूंगा असेसमेंट ईयर. इस साल के लिए 24-25 के लिए 25-26 इज द असेसमेंट ईयर. आर यू गेटिंग इट? मैं 23-24 का जो प्रीवियस ईयर लूंगा ना उसके लिए मेरा 24-25 विल एक्ट एज असेसमेंट ईयर. सो मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर कैन ऑल्सो एक्ट एज असेसमेंट ईयर फॉर माई प्रीवियस और अर्लियर फाइनेंशियल ईयर. मतलब आप समझ लो अर्लियर फाइनेंशियल ईयर के लिए मेरे को वो मेरा असेसमेंट ईयर काम चलेगा. आपको अभी तक के समझा मैंने क्या बोला? Are you guys with me? Just a minute. There is some technical problem. I'll. I think there is some technical problem over here. ठीक है, अच्छा, okay. I got to know that meeting is over. Can you guys join it again?
हेलो यस. हेलो गजानन, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट. Can you see my screen? Please let me know what you are seeing it. Are you completely, am I completely visible? And screen is also completely visible as per the previous one. पहले ऐसा दिख रहा है, right? Okay. चलो ठीक है. I think Shantala is not here. Okay, so we will start again. So, Gajanan, have you understood the concept of previous year and assessment year? कि मेरा एक साल 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के मैं इस साल कोई भी इनकम अर्न करूंगा, उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर में जो 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च पे खत्म होगा, उस ईयर में उससे कहा जाएगा असेसमेंट ईयर. सो प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर अगेन आर ऑन बैक टू बैक बेसिस. एक प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट ईयर विल बी असेसमेंट ईयर. ठीक है. तो मेरा जो अर्लियर प्रीवियस ईयर होगा, अर्लियर फाइनेंशियल होगा, उसका मेरा ये साल जो है 24-25 असेसमेंट ईयर जैसे काम करेगा. आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इट इज़ अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट. जिस तरीके से मैंने टाइमलाइन बनाई है, ये टाइमलाइन अगर समझ में आ गई तो देन वी कैन गो फॉरवर्ड. ओके, कूल. ओके, ये टाइमलाइन आप याद रखिए. टाइमलाइन अगर समझ में आ रही है ना, टाइमलाइन समझेंगे तो आपको हर चीज समझेंगे. 1 अप्रैल से मेरा साल शुरू होता है, 31 मार्च में खत्म होता है. इसे मैं कहता हूँ या तो प्रीवियस ईयर है, फाइनेंशियल, मतलब एक ही नाम है, मतलब उसको बस एक्ट में अलग अलग तरीके से बोला है, कॉन्सेप्ट एक ही है. इसको इस बात में देन उसका नेक्स्ट इमीडिएट ईयर जो 1 अप्रैल से शुरू होगा, उससे मैं बोलूंगा असेसमेंट ईयर फॉर अर्लियर प्रीवियस ईयर, फॉर दैट प्रीवियस ईयर. ओके, फिर आज तो ये असेसमेंट ईयर चल रहा है फॉर दैट प्रीवियस ईयर, लेकिन इस साल जो मैं खड़ा हूं, यहां से भी तो मेरा एक फाइनेंशियल ईयर शुरू हो ही गया है ना. देन दैट्स व्हाई सो अ ईयर कैन एक्ट एज असेसमेंट ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर ऑल टुगेदर इन इटसेल्फ. ठीक है. प्रीवियस ईयर जनरली स्टार्ट्स, यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली एक बात बोल रहा हूँ, 1 अप्रैल से प्रीवियस ईयर चालू होता है, बट इट कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम एनी वेयर इफ यू स्टार्ट अर्निंग न्यू इनकम. ठीक है. अगर आप 1 अगस्त या फिर 12 अगस्त, आज जैसे आज की डेट है 12 अगस्त से अगर सपोज आज आप शुरू करते हो, 12 अगस्त कैन ऑल्सो, आज कोई न्यू बिजनेस शुरू करते हो, योर प्रीवियस ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम 12 अगस्त 2024 to the 31st of March 2025. This will end at 31st of March. That is not a point. You can start at any point of time. The point is it will having that year. उसके बाद में next year will be an assessment year. एकदम next to next, एकदम चिपक के. समझ रहे हो? So yes, previous year is just preceding AY. Okay. So if any new business, new income, whichever you earn,
तो फ्रॉम दैट डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ दैट बिजनेस अप टू 31st March, and in any other cases it will start from 1st of April. So in the current financial year, in Finance Act, the previous year is 24-25. अभी जो currently हम रह रहे हैं, and then assessment year will be 25 and 26, which is a tax payment year. ठीक है, any income earned in the previous year is taxable in the assessment year. ठीक है, now the point is that whatever the income you have earned over here will be number one, will be liable to tax in the next assessment year, like in the assessment year. But there are few exception to it. Number one point is आपको ये तो कॉन्सेप्ट समझ गया कि मैं एक साल इनकम अर्न करूंगा और नेक्स्ट ईयर उसके बाद में अपने बुक्स फाइनल करके टैक्स पे करूंगा. अब इसके भी कुछ एक्सेप्शन है. ये एक्सेप्शन में स्पेसिफिकली ये एक्सेप्शंस कवर है कि मेरी इनकम जो मैं आज अर्न कर रहा हूँ उस पर टैक्स भी उसी साल लगेगा. इट इज़ नॉट लाइक दैट इनकम विच आई विल अर्न इन दैट फाइनेंशियल ईयर मैं साल खत्म होने का वेट करूंगा और उसके बाद में फिर टैक्स पे करूंगा. एंड द वन ऑफ द एक्सेप्शन इज स्पेसिफिकली इनकम फ्रॉम नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस. ये लिस्ट, ये पीपीटी आपको सबको मिल जाएगी, इसका टेंशन मत लीजिए. द पॉइंट इज जस्ट रिमेंबर, अंडरस्टैंड द वर्ड. From tomorrow onwards, what you do? One thing I want you to specifically make for taxation. Taxation के लिए आप एक separate सिंगल रजिस्टर बना लीजिए. इनकम टैक्स और जीएसटी का बाद में आप कवर अप कर सकते हैं, बट टैक्सेशन के लिए आप एक बुक बना लीजिए, आपकी पर्सनल बुक. और जो मैं ये लिखते जा रहा हूँ, जो मैं सपोज डायग्राम बनाते जा रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम दैट पीपीटी, जस्ट मेक श्योर दैट यू राइट इट डाउन. ओके, until unless you will not write by yourself and you will just refer to the study material which is given by the faculty, believe me, any faculty member will be able to help you to understand the concept. but आपको concept imbibe, खुद के अंदर imbibe करने के लिए आपको लिखना ही पड़ेगा. ठीक है, आप चीज़ें समझ तो लोगे, लेकिन जब चीज़ें रिप्लिकेट करने की बारी आएंगी, जब आपको लिखना पड़ेगा ना, तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस जो आपने लिख के करी है ना, वही आपको ध्यान में आएगी, वही आपको याद आएगी. उसके बिना आप कितना भी, कोई भी फैकल्टी आपको क्लास में पढ़ा दे, यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर इट. और आईसीआई में आपको लिखना है 30 मार्क का. गेटिंग इट? सो इसीलिए द पॉइंट इज स्पेसिफिकली वन थिंग इज दैट वी वर डिस्कसिंग कि ऐसे कौन से केस सिनेरियो जहां पे हम प्रीवियस ईयर खत्म होने का वेट नहीं करेंगे. द मोमेंट यू अर्न द इनकम यू विल बी लायबल टू पे टैक्स. ठीक है, तो वन ऑफ दैट एक्सेप्शंस, और it's not the moment even like before ending of the previous year, the moment this something happened you will be liable to pay tax. ठीक है, आप हो मेरे साथ में सब लोग? ठीक है. then number one point is income earned by non resident shipping business. Income earned by non resident shipping business is specifically one thing where the any ship coming from China or any other country, वो हमारा सामान लेके यहाँ पर आ रही है और एक बार यहाँ पे लेने के बाद में यहाँ से वो फ्रेट कलेक्ट कर रही है. एंड फ्रेट जैसी कलेक्ट किया इंडिया के लोग से, इंडिया में उसने इनकम अर्न किया, एंड देन ही विल बी लायबल टू पे टैक्स, बिकॉज वी कैन नॉट गो बिहाइंड दैट पर्सन टू मेक श्योर दैट ही कम इन असेसमेंट ईयर अगेन बैक एंड देन ही विल पे द टैक्स. क्या आप किसी भी एक फॉरेन के व्यक्ति को जाके पकड़ सकते हो और बोल सकते हो कि भैया आपने इस साल मेरी इधर से इनकम अर्न करी, अब मेरे को इस असेसमेंट ईयर शुरू है तेरे प्रीवियस ईयर का, अब मुझे अब टैक्स पे कर. वो बोलेगा भैया मैंने इनकम अर्न कर ली, अब तू कौन और मैं कौन? सिंपल सी बात है, राइट? तो गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि गवर्नमेंट का टास्क और बढ़े, और इसलिए बोलते हैं कि भाई अगर द मोमेंट एनी फॉरेन शिपिंग कंपनी और एनी नॉन रेसिडेंट शिपिंग कंपनी वॉट एवर इट मे बी इज अर्निंग एनी अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम इंडिया, दैट कंपनी विल बी लायबल टू पे टैक्स in that year itself. They will not wait for year to complete. Okay, next specific point is any person living from India permanently or for a long duration. The point is अगर आप फॉरेन में सेटल होने जा रहे हो और यहाँ से आप सब कुछ खत्म करके जा रहे हो, बेच बाज वगैरह करके जा रहे हो, नहीं भी जा रहे हो, द गवर्नमेंट विल नॉट एक्सपेक्ट कि आप भैया, और कोई व्यक्ति, इंडियंस तो स्पेसिफिकली इतने सज्जन तो है नहीं कि टैक्स पे करने के लिए, जबकि टैक्स पे करना सबको इतना जान पे आता है, सबको सब यही बोलते हैं हम टैक्स पे कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमें कुछ नहीं मिल रहा, दिन भर हाय मेरे मैं तो मतलब हाँ मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई, मतलब इतना टैक्स पे कर करके इतना मतलब परेशान हो जाते हैं. तो आपको लगता है एक बार जो यहाँ से छोड़ के जाएंगे वो कभी वापस टैक्स पे करने के लिए आएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं.
तो इसलिए जब वो जाते हैं तभी उनसे टैक्स कलेक्ट कर लिया। एयरपोर्ट पे रोक के असेसिंग ऑफिसर, भैया टैक्स पे कर। जल्द जैसे ही एयरपोर्ट के लिए निकला, अरे तू भागने वाला है, तू मेरे को दे, पहले टैक्स पे कर फिर जाते को जहाँ जाना। ठीक है। नेक्स्ट कम इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड बिजनेस। अगर आपको कोई भी ऐसा बिजनेस है जो डिसकंटिन्यू हो गया, अब वो बिजनेस है ही नहीं, तो इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर क्या वेट करेगा आपका प्रीवियस ईयर खत्म होने का? बिल्कुल नहीं। जिस मोमेंट आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ, जब उसको पता चला कि आपका बिजनेस अब खत्म होने वाला है, आप बंद करने वाले हो, पे टैक्स राइट नाउ। ठीक है। इनकम फ्रॉम पर्सन ट्राइंग टू ट्रांसफर इज एसेट फॉर अवॉइडिंग ऑफ टैक्स। दिस इज वन स्पेसिफिकली जहाँ इनकम टैक्स ऑफिसर को लगा, असेसिंग ऑफिसर को लगा कि भैया ये आपकी सारी प्रॉपर्टी, हमारी सारी प्रॉपर्टी, मतलब खुद की सारी प्रॉपर्टी सब गुल करने वाला है, और जस्ट टू सेव द टैक्स लाइबिलिटी यहाँ से प्रॉपर्टी गुल करेगा और फिर उसके बाद में फॉरेन में जाके सेटल हो जाएगा इन एनी वे, या फॉरेन में तो अंडरग्राउंड हो जाएगा, या फिर कुछ भी इस तरह का काम करेगा कि टैक्स कलेक्ट करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है। सो इसीलिए ये बोलते हैं कि नहीं यार भाई, अगर ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन तो पहले ही कर रहा है ना, मेरे को समझ में आ गया तो ऐसा कुछ करने वाला है, टैक्स पे कर, खत्म कर, सिंपल। देन एओपी, बीओआई और एजेपी, लाइक एनी एसोसिएशन ऑफ फंड, आपने मंडल बनाया। ठीक है। मंडल इज समथिंग, अगर सपोज आपको गणपति अभी आने वाले हैं, गणपति का मंडल बनाया, स्टॉल वगैरह सब लगाए, सब इनकम वगैरह हुई। अब आपने एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनाया। एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनाने के बाद आपका एक टास्क था पर्टिकुलरली कि आपको एक अच्छा बड़ा सारा भव्य बप्पा का ये बप्पा का मूर्ति बैठाना है, बप्पा का ये करना है, और उसके बाद में वी विल हैव द स्टॉल्स, हम बाहर से एडवर्टाइजमेंट से पैसा लेंगे, ये सारी चीज़ें पैसा लेंगे, एंड यू अर्न द मनी। तो गवर्नमेंट बोलेगा, गवर्नमेंट वेट थोड़ी ना करेगा, असेसिंग ऑफिसर विल नेवर वेट दैट कि हाँ ठीक है तुम हमने अभी अर्न किया, अब नेक्स्ट ईयर तुम असेसमेंट ईयर में जाके करोगे, भैया कोई नहीं देने वाला। तो सिंपल ऐसा कुछ रहा तो आज ही बोलेंगे कि आप आज पैसे लो, और आज पैसे लेने के बाद में आज ही टैक्स पे करो। अब इसे याद कैसे करें कि ये 5 ही चीज़ें हैं, इसे याद कैसे करें? एक बहुत शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, एंड प्लीज बी विथ मी। द पॉइंट इज, देखो एओपी और बीओआई मतलब एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना, एसोसिएशन ऑफ पर्सन ने अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर लिया, डिसकंटिन्यू करने के बाद वो एसेट ट्रांसफ़र कर रहे थे, एसेट ट्रांसफ़र करने के बाद वो फॉरेन जा रहे थे, और फॉरेन भी किससे जा रहे थे? एक नॉन रेसिडेंट शिपिंग कंपनी से। तो ये 5 चीज़ें इस तरीके से एक स्टोरी से लाइन हो जाएंगी। एक मंडल था, एसोसिएशन ऑफ पर्सन था, मंडल इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ दस टू एक ध्यान में बैठ जाए। एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन था, एक एओपी था, एक एओपी अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया, बिजनेस डिसकंटिन्यू करने के बाद में नाउ ही दे आर ट्रांसफरिंग देयर एसेट। ठीक है, जितने भी एसेट थे सब ट्रांसफर कर रहे हैं। दे वांट टू लीव इंडिया, दे आर लिविंग इंडिया विथ ऑन अ फॉरेन शिप ऑफ अ फॉरेन कंपनी। आई होप आपको ये याद रहेगा, समझा आपको? चैट बॉक्स में बोलिए याद रहेगा ये स्टोरी जिस तरीके से मैंने बोला है? यस, ओके, ग्रेट। देन स्पेसिफिक कम्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इनकम एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम। अब है ना, एक कॉन्सेप्ट ये भी चीज़ है कि इनकम टैक्स एक्ट, हमने देखा कि इनकम टैक्स एक्ट विल बी अप्लीकेबल ऑन इनकम अर्नड इन इंडिया। अब इसमें एक चीज़ ये भी है कि व्हाट डू यू मीन बाय इनकम, इनकम क्या होता है, एंड देन हाउ मैं क्या मेरी इनकम में से स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ कि मैं आज अगर सपोज एग्जांपल देके बताता हूँ, एग्जांपल ये समझिए, एग्जांपल क्या है? एग्जाम्पल इज पर्टिकुलरली आज अगर सपोज मेरे को सैलरी इनकम रिसीव हो रही है, तो सैलरी इनकम रिसीव होने के बाद क्या मैं ये ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरे को जो 1 मंथ की सैलरी है वो मेरी 1 मंथ की सैलरी भाई आज आप है ना गणपति पापा को डोनेट कर लो, मेरे को नहीं चाहिए, आई एम अ वेरी रिलीजियस पर्सन, मैं बोलता हूँ कि नहीं मैं 1 महीना गुजारा कर लूँगा किसी भी तरीके से मेरी सेविंग में से, बट आई वॉन्ट कि आप मेरा 1 मंथ का सैलरी पूरी तरीके से डोनेट कर दो। सो क्या ये डोनेशन स्पेसिफिकली पर से क्या आपको लगता है कि इसे आपकी इनकम नहीं मानी जाएंगी? आपको क्या लगता है? जो आप बोलिए चैट बॉक्स में बोलिए कि इनकम टैक्स में अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं बहुत रिलीजियस पर्सन हूँ, मैं मेरी इनकम आने के पहले ही बोलता हूँ कि नहीं यार मेरे को मत दे पैसा, मेरे को अगर पैसा मिला ना तो मेरे को इनकम टैक्स वाले बोलेंगे कि इनकम टैक्स पे कर। आज मैं बोलता हूँ कि नहीं मेरे को
तो है ना ऐसा कर मेरे बिहाफ में ना 1 महीने की सैलरी वही डोनेट ही कर दे, मैं मेरे एम्प्लॉयर को ऐसे ही बोलता हूँ, तो क्या ऐसा होगा? क्या वो मेरी इनकम मानी जाएंगी, क्या नहीं मानी जाएंगी? स्पेसिफिकली आई वांट टू आस्क यू गाइस, मानी जाएंगी कि नहीं मानी जाएंगी? मानी जाएंगी, ओके। सो मानी जाएंगी, अरे वाह, मतलब बहुत अच्छा सवाल है कि मानी जाएंगी। मैंने जैसे बहुत अच्छा जवाब दिया कि हाँ, ये बोल रहे हैं कि मानी जाएंगी, तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। एनी इनकम, नंबर 1 थिंग, एनी इनकम विच इज अर्न बाय एन इंडिविजुअल, इवन इफ, जरूरी नहीं है रिसिप्ट हो, इवन इफ यू हैव नॉट रिसीव दैट अमाउंट, दैट इनकम विल बी ट्रीटेड एज कि आपने इनकम अर्न करी है, ओके। application of income transferred by SSC on its own without any obligation, ठीक है, will be taxable in the hands of SSC. The point over here is, understand, without any obligation. I was not having an obligation, without any obligation, whatever the amount I am donating is without any obligation. दैट मंदिर में डोनेशन करना मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं थी, बट टैक्स पे करना इज माई ऑब्लिगेशन बाय द नेशन. So in this way, if you are transferring your amount without any obligation, it will be taxable. And the second example, which is specifically one thing, is like, अगर आज मैं मेरे मंथली सैलरी में से whatever the salary or whatever the amount I am earning, क्या अगर इस टाइम पे मैं अगर सपोज स्पेसिफिकली मैं बोलता हूँ कि मैं ये मंथली सैलरी में से कुछ अमाउंट मैं दूंगा मेरे डाइवर्जन ऑफ इनकम, मतलब आई मीन टू से डाइवर्जन इज नॉट, मैं मेरा एक इनकम पार्ट अपने घर पे दूंगा स्पेसिफिकली फॉर मेंटेनिंग ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर. सो इन दिस केस वेदर दिस विल बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम. मैं डोनेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरा इनकम यहाँ पे अर्न करने के पहले ही बोल रहा हूँ कि मेरे घर पे ही भेज दो मेरे खर्चों के लिए, मेरे को दो ही मत, मेरे हाथ में अगर आया तो इनकम टैक्स एक्ट ले लेंगे. तो क्या ये भी इनकम मानी जाएंगे? तो इनकम टैक्स एक्ट स्पेसिफिकली बोलता है, भले ही आपके डायरेक्शन पे हो या आपके ऑब्लिगेशन हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे आपको मिलने वाली थी ना इनकम, जब आपको मिलने वाली थी, कोई भी 1 रुपया भी अगर आपको मिलने वाला था, तो दैट, अगर आप 1 रुपया खुद नहीं लेते हो, किसी और को देते हो देने के लिए, इट इज योर इनकम. गेटिंग इट? So yes, you are correct. Even if you, for example, you transfer your salary to your household for you're maintaining the application for maintaining your expenditure, that is called as application of income, or that will be leviable to tax. Now comes a point is specifically diversion of income. So diversion of income मतलब क्या होता है कि diversion of income specifically होता है कि मैं मेरी इनकम है ना अब डाइवर्ट ही कर रहा हूँ, मेरे को आ ही नहीं रही, मेरे को अक्रू ही नहीं हो रही इनकम, मुझे मिल ही नहीं रही, मेरे नाम पे ही नहीं आ रही. इनकम इज ट्रांसफर्ड बाय एन एसएससी अंडर एनी ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय एनी डीड और लॉ. ठीक है, इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग इज आई हैव क्रिएटेड अ गिफ्ट डीड, और गिफ्ट डीड के थ्रू स्पेसिफिकली मेरी इनकम आज है ना कई और किसी और के हैंड्स में रिसीव होने वाली. सपोज फॉर एग्जाम्पल आई एम in this example I have specifically included one example that by there are 3 partners, ठीक है, 3 partners A B C, and in this case as per the partnership deed, अगर suppose किसी भी पार्टनर की या C की डेथ हो जाती है तो C के वाइफ को 20% ऑफ द प्रॉफिट का शेयर मिलेगा. नाउ द पॉइंट इज स्पेसिफिकली यहाँ पे मैं मेरी इनकम पहले से ही डाइवर्ट कर रहा हूँ. इट इज नॉट अप्लीकेशन ऑफ इनकम, इट इज एज पर अंडर अ डीड और एज पर एनी ऑब्लिगेशन क्रिएटेड. यहाँ पे अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप डीड इज एन ऑब्लिगेशन विद द पार्टनरशिप एक्ट, अंडर द पार्टनरशिप एक्ट. द डिफरेंस समझिए आप, अप्लीकेशन ऑफ इनकम और डाइवर्जन ऑफ इनकम का आप डिफरेंस समझिए. द अप्लीकेशन ऑफ इनकम स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट कि आपको इनकम रिसीव होने वाली थी, आपने खुद आपकी इनकम बोला कि मुझे मत दो, मुझे मेरे ही बिहाफ पे किसी और को दे दो, मुझे मत दो, बस मुझे मत दो. इनकम टैक्स एक्ट डोंट work on receipt basis. Even if suppose any income is accrued to you, ठीक है, then also you will be liable to pay. आपको ये तो पता ही होगा रिसीवेबल बेसिस, रिसीट बेसिस और accrual बेसिस, दोनों में क्या डिफरेंस होता है स्पेसिफिकली. सो अप्लीकेशन ऑफ इनकम का मतलब स्पेसिफिकली ये होता है कि माई इनकम इज accrued to me. Just because my income is accrued to me, I don't have any obligation to pay it, but still if I pay it,
दैट विल नॉट बी दैट विल बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम, और इस पे मेरी टैक्स की कोई बचत नहीं होगी. बट फॉर एग्जाम्पल मैं किसी एक ऑब्लिगेशन के थ्रू, किसी भी एक पार्टनरशिप डीड के थ्रू या किसी भी एक ऑब्लिगेशन के थ्रू अगर मैं एक पैसे, हमारे पैसे, मेरे पैसे मैं एक जगह दे रहा हूँ किसी व्यक्ति को, तो उससे कहा जाएगा डाइवर्जन ऑफ इनकम. मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज स्पेसिफिकली डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द थिंग्स. ओके, सो इन दिस केस इफ द पार्टनरशिप फर्म earn 10 lakh rupees in a year and उसका 20% of the share is given to the seized wife as per the provisions, as per the deed, partnership deed, as per the clauses mentioned in that partnership deed, it will be called as diversion of income. Okay, the point is here the difference is specifically one thing, that there is an obligation through any partnership deed, and in case of application there was no such obligation. Okay, and the 2 lakh rupees will not be included in the firm. I hope I am clear over here. Am I clear? Give me a thumbs up. Yes. Now comes a point specifically per se कि अब एक बात समझिए कि इनकम टैक्स एक्ट में हमने देखा, अभी सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. देन हमने ये भी देखा कि इनकम टैक्स एक्ट किस पे लगता है, what is the extent of India income tax, what is the extent of a person. Then we have also seen specifically what is definitions of assessee and all. Now we will see the charging section. ठीक है, चार्जिंग सेक्शन स्पेसिफिकली इनकम टैक्स एक्ट shall be levied on total income of every person at a rate specified in. नंबर वन थिंग, रेट स्पेसिफाइड इन फाइनेंस एक्ट शेड्यूल 1 में जनरल टैक्स रेट होता है, और देयर इज अ स्पेशल टैक्स रेट. Special tax rate is applicable on the special type of income. For example, income from sale of property. ठीक है, it is a special type of income. Generally, nobody do sale of property every day. But अगर suppose for example you are having a trading business, आप पेन पेपर बेचते हो स्टूडेंट्स को, नोटबुक्स बेचते हो, आप किसी भी तरह की स्टेशनरी आइटम्स बेच रहे हो, so the point is that is a general income ना. That is a general income, so that will be applicable on general tax rate and on, so here doing a business income or salary income. ठीक है, और concessional tax rate or special tax rate is applicable on specifically on the special type of income. So these are the charging section which specifically talks about. And now comes the definition of what do you mean by income. अब income किसे बोलेंगे? क्या बेटिंग करने के बाद अगर मुझे कुछ अमाउंट मिल रही है, क्या मेरी इनकम होगी? किसी भी तरीके का डोनेशन क्या मुझे मिल रहा है तो क्या मेरी इनकम होगी? किसी भी तरीके का इंश्योरेंस का अमाउंट अगर मुझे मिल रहा है तो क्या मेरी इनकम होगी? मुझे आई रियली वांट टू नो व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज अ इनकम इज. क्या लगता है जब आप सुनते हो कि यार इनकम ये मेरी इनकम होंगी या नहीं होगी? मुझे गिफ्ट मिला किसी से, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या मुझे अगर गिफ्ट मिला तो गिफ्ट क्या मेरी इनकम है? जस्ट वन थिंग, कम ऑन, शो मी इन द चैट बॉक्स whether when I have received the gift, whether that gift will be received, whether, see you can understand कि सैलरी इनकम तो मेरी इनकम है, ठीक है, बिजनेस की इनकम मेरी इनकम है, ये तो मेरे को समझ में आ जाएगा. अगर मेरी कोई हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी मेरी इनकम आ जाएंगी, ये भी मेरे को समझ में आएगा. क्या मेरा स्पेसिफिकली यानी एक ये हाउस है, हाउस प्रॉपर्टी से मेरे को रेंट रिसीव हो रहा है, रेंट मेरी इनकम है. देन अगर मैंने उस हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करा तो जो, क्योंकि मैंने ट्रांसफर किया तो ट्रांसफर करने के बाद मुझे बेचने के बाद तो हाउस प्रॉपर्टी बेचने के बाद एक पैसे मिले, तो डेफिनेटली इट इज अ इनकम. ये तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है ना, मेरे को पैसे मिल रहे हैं तो मेरी इनकम ही होगी, मैं बेच ही इसलिए रहा हूँ ताकि मैं इनकम कमा सकूँ, एडिशनल इनकम. सो द पॉइंट इज, मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक ही है, क्या गिफ्ट की इनकम भी इनकम में मानी जाएंगी कि नहीं मानी जाएंगी? यस, ओके. सो अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट स्पेसिफिकली अगर देखा जाए ना तो इनकम डेफिनेशन इज वेरी वाइड. एनीथिंग विच यू हैव रिसीव विल कैन बी ट्रीटेड एज इनकम. ठीक है, आई थिंक गिफ्ट्स आर नॉट ट्रीटेड एज इनकम, बट इफ आई रिसीव एनी इनकम एंड इट इज टैक्सेबल. यू आर पार्शियली करेक्ट, ठीक है, but actually gifts are also treated as income because of the reason I'll explain you why gifts are treated. अल्टीमेटली आपको गिफ्ट दे क्यों रहे हैं? ताकि आपको एक तरीके से हम
एक गिफ्ट इज नॉट समथिंग जस्ट अ article or a piece of, suppose I am gifting this pen to you, so this is also a gift which will benefit you, right? The point is, if money is benefiting you, if I give you the money, a cover बोलते हैं ना शादी में हमने कवर दिया है 500, 1000, 2000, 4000, 5000 का, so that money will benefit, ultimately benefit to you. This pen will ultimately benefit to you. If I am giving you my house, then that house will be benefit to you. Gift is something which I am benefiting to you, so income can include gift. It is never like that gift will not be included in the gift, but there is a very separate provision how the gifts are taxable, how the gifts are made taxable. So in this case, any income earned by way of gift is also taxable. The point is, we will see this definition, that is what is profits and gains of business, PGBP की income, salary की income, rent received from house property, transfer of capital asset, voluntary contributions received, ठीक है, from employees and everyone, anyone, if any voluntary contributions are received, contribution means any amount is received, then it is also taxable. Perquisite or profit in lieu of salary, we will see this word, what do you mean by perquisite, when we will see the definition, when we will start with salary chapter कि perquisite बोला क्या जाता है. Perquisite अगर आज short में समझना है तो something in kind, anything which is given in kind by the employer to the employees would be treated as perquisite. Okay, so in this case, suppose for example, if any perquisite is given, that will be taxable. That will be then specifically income from partner, income from partner from a firm, income earned by a partner of a firm. Then winnings from lotteries, even for example in winnings from lotteries will be crossword puzzles or any other casual income would be treated as income. Then deemed dividend, we will see deemed dividend concept. The moment you start learning income tax act, now you will realize कि income tax act is also applicable on any deemed dividend. Income tax act में even if suppose for example you are receiving any amount which is not treated as your which you think is not my income, but income tax act will assume that this is a income. So in this case, even if suppose for example you have not received that amount, it will be treated as income. Getting it? Then amount received under keyman insurance policy, even if suppose for example any amount which you have received under insurance policy, that will be also treated as income. Amount received under an agreement for intangible asset, आपने आपका कॉपीराइट या मेरे को किसी भी तरीके का अमाउंट एक एसेट दे दिया फॉर यूजिंग इट, that will be an intangible asset. Gift covered under section 56, any kind of gift you have received is also covered under income. Any advance money forfeited for transfer. So you are understanding कि कितना vast definition है आज, कितना vast definition है of income का. So income can be anything. It is not like that income is just one thing. ठीक है. So with this note, today we will stop over here, right? Because we have seen what are the basics of income tax act and everything right now, and all these steps we will discuss tomorrow, or what we can do specifically, we can discuss these steps for calculation of total income, and then we will start general tax rate, how tax rate are there and how you can determine your income. So today we will complete this part, and then so you have understood that कि आपकी इतनी सारी इनकम तरीके, किसी भी तरीके का अमाउंट अगर आपको रिसीव होता है तो वो इनकम अप्लीकेबल होगा, राइट? और इनकम अप्लीकेबल होने के बाद में आपको उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा. पॉइंट इज कैसे पे करें, कैसे कैलकुलेट करें इनकम टैक्स एक्ट को. सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दिस आर द स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन विच आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर. कि एक है ना, सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट पे करने के पहले ना आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि वेदर आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया. It is a very important clause to determine whether you are resident in India or whether you are non-resident in India. हम ये देखेंगे कि कैसे इनकम टैक्स एक्ट में ये डिटरमाइन किया जाता है कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैसा होता है, रेसिडेंट इंडिया कैसा होता है और नॉन रेसिडेंट इंडिया कैसा होता है. ठीक है.
हम ये सब चेक करेंगे, हम ये सब डिटरमाइन करेंगे कि किसी भी पर्सन को रेसिडेंट कब क्वालिफाई किया जाता है, व्हेन द इंडिविजुअल इज क्लासिफाइज रेसिडेंट एंड व्हेन द any other company qualifies a resident non-resident. It is very you will be thrilled, you will be literally thrilled to realize कि यार ऐसे भी provisions होते हैं to determine residential status. Okay, एक बार आपका वो डिटरमाइन हो गया कि रेसिडेंशियल स्टेटस, इफ यू आर रेसिडेंट ना यू विल बी लायबल टू पे इनकम टैक्स एक्ट, एंड इफ यू आर नॉन रेसिडेंट देयर आर सर्टेन इनकम्स व्हिच यू विल नॉट बी लायबल टू पे टैक्स ऑन इट. बट हियर द पॉइंट इज वंस यू रिसीव देन यहाँ पे ना इनकम टैक्स एक्ट वर्क on specifically any type of income whichever you earn will be classified under a particular head. See, if you earn income from salary, it will be classified under income from salary. If you earn income from house property, here the house property income is specifically the rent income. Okay, if you have earned income from rental income, then it will be covered over here. If you specifically earned income from PGPP, okay, PGPP means profit of gains of business or profession. If you earn income any such kind of business or profession, then it will be classified under that head. Business or profession, both things are covered. ठीक है, profession, not it is generally CA services are professional services, right? So even if suppose for example any services were given, so that will be covered over here only. Then income from capital gains. Okay, capital gains में specifically जहाँ पे ऐसे ट्रांजेक्शन कवर होते हैं जहाँ पे आपको ये that the amount is specifically you have to determine as per if you sell any property. Okay, if you do any such kind of capital receipt transaction, you're getting it. The point is specifically one thing is that you are selling anything as a capital receipt. Okay, one more point is income from other sources. If any other income is there which is not classifiable above, will be covered income from other sources. Okay, then there is clubbing of income. Clubbing of income means किसी और की income मेरे हाथ में आज टैक्स हो रही. This can happen. Suppose for example आपने आपके चाइल्ड ने आपकी इनकम अर्न करी, आपने क्या करा, आपकी एफडी आपके चाइल्ड के नाम पे कर दी. अब चाइल्ड ने तो एफडी अमाउंट रिसीव नहीं किया होगा, एफडी का पूरा अमाउंट लाया नहीं होगा, तो अल्टीमेटली इनकम टैक्स एक्ट विल से आपने आपकी इनकम को डाइवर्ट करा है जस्ट टू सेव टैक्सेस. वी विल नॉट अलाउ दैट टू हैपन. सो द मोमेंट यू डाइवर्ट योर इनकम ना, you will liable to club that income in your hands and you will be liable to pay tax on it. Okay, then for example if you have earned any loss in earlier years, right, if you have earned any loss in earlier years, तो भैया आप लॉस का सेट ऑफ आज ले लो और उसके बाद में नेट इनकम दो. सो द मोमेंट यू सेट ऑफ द लॉस, यू रिड्यूस योर इनकम. फिर एक बार आपका ग्रॉस टोटल इनकम आ गया ना, फिर ग्रॉस टोटल इनकम में से इनकम टैक्स एक्ट अलाउज यू सम सर्टेन डिडक्शंस. डिडक्शंस मीन्स द वर्ड इज यूज एज अ डिडक्शन, बट डिडक्शंस मीन्स आप किसी भी तरीके से आपकी इनकम कम कर रहे हो. ठीक है, आपने अगर सपोज फॉर एग्जांपल LIC का पेमेंट किया, द गवर्नमेंट अलाउज यू टू रिड्यूस दैट प्रीमियम अमाउंट फ्रॉम योर इनकम जस्ट टू गिव यू इंसेंटिव. ये इंसेंटिवाइज कर रहे हैं टू पे टू टेक द to pay as a premium. Okay, and that will next इसके बाद में सब होता है net total income, and after that net total income you will apply the tax rate and then you will determine what is the tax which is payable. So you are getting it. पहले सबसे पहले तो आप एक हेड में आपकी इनकम क्लासीफाई करो, कौन से हेड में आपकी सबसे पहले, उससे पहले तो आप आपका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करो. एक बार रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन हो गया उसके बाद में फिर आपके हेड में इनकम डिटरमाइन करो, कौन से हेड में आपकी आएंगी. वो हेड के पर्टिकुलरली कोई डिडक्शंस वो हेड में, सैलरी हेड में अगर कुछ अगर दिया होगा सैलरी के चैप्टर में, तो पहले फिर वहां से लेके आपकी नेट सैलरी इनकम लेके आओ, फिर नेट सैलरी ऐसे करते करते आपकी चारों पांचों हेड की इनकम लेके आओ, एंड देन यू विल डिटरमाइन कि फिर उसके बाद में ग्रॉस टोटल इनकम बनेगी. ग्रॉस टोटल इनकम में अच्छा उसमें फिर क्लबिंग वगैरह भी ऐड करना, क्लबिंग सेट ऑफ और लॉसेस वो सब करना, फिर डिडक्शंस लेना, और फिर उसके बाद में नेट टोटल इनकम, फिर नेट टोटल इनकम फिर टैक्स रेट अप्लाई करो एंड देन पे द टैक्सेस अकॉर्डिंगली. गेटिंग इट? एम आई ओके ओवर टिल हियर? Okay, yes, okay, so we will stop over here today. From tomorrow we will start with how to compute income tax. Income tax amount कैसे compute करना चाहिए. ठीक है, we will see that, we will have a practical calculation of income tax act. I'll give you tomorrow. आप सिर्फ specifically एक चीज लेके आना, आप आपकी एक नोटबुक बना लीजिए.
I will give you some homework, and I'll give you some homework, and also in class also whenever we'll solve write, I want you to write it down. ठीक है, तो कल आप प्लीज लेके आइएगा. We'll see you tomorrow at 7:30, and next is this and today what you think, you just read specifically in about income tax act on the net or whatever you can find कि income tax act के बारे में आप एक बार सोचने की कोशिश, और आज सिर्फ आप जो आपने सुना है उसको आप एक बार है ना पेपर पे उतारने की कोशिश करें. पेपर में उतारना मतलब वॉट एवर वी हैव डिस्कस टुडे, वॉट एवर द अमाउंट वी हैव डिस्कस टुडे, जस्ट राइट इट डाउन. ओके, मेक श्योर यू व्हाट यू अंडरस्टैंड. आप सिर्फ एक बार देख के देखें कि सर ने आज क्या क्या डिस्कस किया, आज क्या क्या चीज़ें ऐसी डिस्कस हुई जो मेरे को चीज़ें याद है. एक बार अगर आप ये एक्सरसाइज करके देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि आपको कितनी चीज़ समझ में आई, कितनी चीज़ें नहीं समझ में आई. जस्ट राइट डाउन द लिस्ट कि आज सर ने क्या क्या डिस्कस करा है. ठीक है, विद दैट नोट विल साइन ऑफ टुडे फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट. सी यू टुमारो. ठीक है, आई होप यू लाइक द क्लास and you enjoyed the class, and our class will be like this only, interactive based class. I don't want that I want to give you a pravachan. You are not sitting over as a pravachan, you are a professional person sitting in a professional class. Okay, professional income tax. If you are sitting over in a, believe me, you are in top 1% of this total student community, because of the reason CA में पहली बात तो आती ही बहुत कम है, और आने के बाद अभी देख सकते हो फाउंडेशन में सिर्फ 15% रिजल्ट लगा. तो इफ यू आर सिटिंग ओवर हियर, consider yourself a very fortunate person. Number 2, that you are learning income tax act, and it's one of the most complicated thing in India, one of the most complicated law in India. और number 3, and आप ये बात समझिए कि I will be responsible for contributing in the growth of the country. ये income tax act is responsible to pay to the for any income of the government. So this is, I am responsible. If I will become a good professional, I am responsible for the growth of this country. Okay, so keep yourself motivated. This is the first lecture. This is all. So now I'll sign off for today, and we'll see you tomorrow. Okay, good. Chalo. Okay. Bye bye.